प्रॉपर्टी ही क्यों? हमने सुना है, मैं क्यों ना म्यूचुअल फंड में लगाऊं, मैं क्यों ना गोल्ड खरीद लूं। 5 लाख का प्लॉट किसी ने लिया होगा 1995 में, तो आज वो 4.5 से 6 करोड़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। जमीन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बढ़ती। सोना आप निकाल सकते हैं। ऐसा क्या है नोएडा के, क्या फ्यूचर है नोएडा की रियल एस्टेट का, जो मैं यहाँ अपना पैसा गाढ़ी कमाई का लगाऊंगा? 300 गज का विला है वो। 4 करोड़ का कोई खरीदार नहीं था। नहीं था। अचानक से जेवर एयरपोर्ट आया, न्यू नोएडा आया, DNGR एक दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन आया। 3 साल में मात्र, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, आज वो 22 करोड़ का विला है। कि नोएडा में जो प्रॉपर्टी की रेट है वो एक बुलबुला है जो हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी फूट जाए। आज भी नोएडा के 90% लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं। F1 ट्रैक पूरे इंडिया में एक ही हो सकता है, हर कंट्री में एक ही ट्रैक हो सकता है, वो हमारा फ्लैट ले या प्लॉट ले, कस्टमर अगर मेरे पास 25 लाख रुपए है, एग्जैक्टली मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ। जिस कस्टमर ने जितने पैसे लगाए उस पे जितना इंटरेस्ट दिया वो कैलकुलेट कर लीजिए और कल मैं उन्हें उतने पैसे दिलवा देता हूँ। उनसे कह दीजिए आप वो फ्लैट छोड़। मैंने आपको बताया फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी सिर्फ 20, 22, 24 आई हुई हैं और 300, 350 आनी है। और अगले 15 साल नोएडा किसी की पकड़ में नहीं आना। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि है। नमस्कार। हम दोनों की तरफ से पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। हम आज का पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिषेक, मैं ये एक बात सुनी है, जब हम पढ़ते थे उसका जॉब करने के लिए आए, जब जॉब की पहली सैलरी मिली तो पेरेंट्स ने कहा कि जो भी मिलता है उसको उड़ा मत देना, सब कुछ सेविंग्स करना। सेविंग्स जरूरी है। और फिर अगला हमें सलाह ये मिली कि सेविंग्स तो कर ली, जो कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करना। इवन पढ़ाई के दौरान भी आपको माँ बाप आपको सलाह देते हैं बिल्कुल कि जीवन में सेविंग्स बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत 2 बार ऐसी स्थिति देख चुका है। एक बार 2008 में जब रिसेशन आया तो लोगों की सेविंग्स ने बचाया, जब कोविड आया तो लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ने उनको बचाया। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि सेविंग के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो बाजार में आजकल हमने जो सुना है वो 2-3 है। एक लोग नया ट्रेंडिंग है SIPs, म्यूचुअल फंड, बड़े ऐड आते हैं उसके, बहुत ऐड भी आते हैं उसके। दूसरा गोल्ड, आप जितना गोल्ड खरीदिए, गोल्ड के दाम इस समय 1 लाख के आसपास, 1 लाख के पार भी हो चुके हैं। और तीसरा तरीका होता है कि आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। मीन्स आप जमीन खरीद लीजिए, फ्लैट खरीद लीजिए, कोई लैंड ले लीजिए, ताकि उसका इंक्रीमेंट जो है वो एक समय के बाद बहुत ज्यादा हो और अच्छा हो, तो उसको एज ए सेविंग देखा जाता है। हाँ, मतलब जो मेरे पेरेंट्स ने बताया मुझे, उन्होंने तो यही कहा कि प्रॉपर्टी से अच्छा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता अगर आप सही समय और सही जगह पर अपना पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, हम उनसे इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे लें, कहाँ लें, कैसे पता करें कि अच्छी है, कैसे उसमें एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत सारी चीजें। मतलब रियल एस्टेट को लेके जितने भी मिथ और सवाल हैं वो सब के सब आज क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे साथ हैं दीपक कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक्स टू बोथ ऑफ यू एंड पॉडकास्ट वाला कि मुझे आप लोगों ने अपने व्यूअर से बात करने का मौका दिया। और ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। और एक्चुअली हुआ क्या है, कोविड के बाद अगर आप देखेंगे आज लोगों का ना, अभी मैं आप लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहा था, आप कह रहे थे सेविंग। आज कोई सेविंग की बात नहीं कर रहा, आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। मार्केट हैज चेंज्ड। आज लोग एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कोविड में क्या हुआ, यानी सेविंग करके कोई बड़ा नहीं हुआ। तो उस पर चर्चा करते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी जी। तो मैं दीपक कुमार जी के बारे में कुछ बता दूं
उनको रियल एस्टेट एक बड़ी लीडिंग फर्म है इंडिया की, उसमें ये डायरेक्टर हैं। ठीक है। 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में काम करने का। उससे पहले ये टीचिंग भी कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी निकाल चुके हैं, पीसीएस जैसे। लेकिन फिर ये बाद में रियल एस्टेट में आए और बहुत अच्छा अभी वेल टू डू कर रहे हैं। दीपक जी, मेरा यही सवाल है, जो हम बात कर रहे थे गोल्ड और ये सब चीज़ों की, एसआईपी की शुरुआत की हमने। मेरा पहला सवाल है कि प्रॉपर्टी ही क्यों? हमने सुना है, मैं क्यों ना म्यूचुअल फंड में लगाऊं, मैं क्यों ना गोल्ड खरीद लूं? धर्मेंद्र जी, इसके कई आंसर हैं, कुछ लॉजिकल है, कुछ अनलॉजिकल है। जैसे एसआईपी आज कितने लोग करते हैं? म्यूचुअल फंड में आपको मैं डाटा बता देता हूँ, लगभग 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है और सिर्फ 20 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप ये कहेंगे कि 130 करोड़ लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना सबको चाहिए। करना चाहिए। क्या उन्हें पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में? नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो रियल एस्टेट हमेशा बहुत ऊपर रहेगा। हाँ, हुआ क्या है कि जो लेटेस्ट में ट्रेंड देख रहा हूँ, जो बात करने वाले हैं वो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स की तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें वो ही सेल करना है। बट अगर हम एक न्यूट्रल टर्म में चेक करेंगे, हम बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो 150 करोड़ लोगों के लिए है और एक प्रोडक्ट 20 करोड़ लोगों के लिए है। अच्छा, दूसरा आपने नाम लिया गोल्ड का। हाँ। शायद आप कंपैरिजन करेंगे और फाइंड आउट कर पाएंगे इस बात को, जब म्यूचुअल फंड बढ़ता है गोल्ड घटता है, जब गोल्ड बढ़ता है म्यूचुअल फंड घटता है। तो वो तो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। और हम जब मास की बात करते हैं, वो आपका 1.5 करोड़ इंडियंस है। 150 करोड़ इंडियंस हैं, और उसमें सबकी बेसिक नीड है घर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अर्बनाइजेशन बड़ा हो रहा है। आज आप कहीं भी रूरल एरिया में जाइए तो लोगों में होड़ लगी हुई है कि मैं शहर में जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। बिजनेस कहाँ करूंगा? दुकान में करूंगा। दुकान क्या करूंगा? किराए पे लूंगा। पैसे आएंगे तो क्या करूंगा? सबसे पहले या तो अपना घर लूंगा या दुकान लूंगा। वो 130 करोड़ लोग कभी बात ही नहीं करते कि मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, गोल्ड लेना है। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड आता है। जो अल्ट्रा रिच फैमिलीज हैं वो आज की डेट में शिफ्ट हो रही है डायमंड्स की तरफ। कभी प्लेटिनम की बात हो रही है, कभी वाइट गोल्ड की बात हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट हमेशा बहुत ऊपर रहेगा। नंबर्स की अगर आप बात करते हैं, 1996 में असल में हम दो जगह डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर को, या बॉम्बे, बेंगलोर को, जहां लोग नौकरी करने आते हैं। एक हम बात करते हैं कि बी टाउन्स में, जहाँ के लोग मैक्सिमम बिजनेस करते हैं। तो अगर आप उसमें देखेंगे ना, बी टाउन्स में अगर किसी ने 1995 में, मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, अगर किसी ने ढंग का देख के प्लॉट ले लिया कि 12 मीटर लूँ, 24 मीटर लूँ, कॉर्नर का लूँ, तो उन्हें कम से कम 100 टाइम्स का एप्रिसिएशन मिल चुका है। 100 गुना 30 साल में। जी 5 लाख का प्लॉट आज बी टाउन में अच्छी जगह, आप जिस शहर की बात करते हैं उसके जो अच्छी लोकेशंस हैं, उसमें आज 5 लाख का प्लॉट किसी ने लिया होगा 1995 में, तो आज वो 4.5 से 6 करोड़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। सोना क्या हुआ? 1995 में 5,000 रुपए का था और आज क्या रेट है? 1 लाख के आसपास। 1 लाख से कम है, 1,000-2,000 कम है। फ्लक्चुएशन इज देयर। 20 गुना हुआ है। अब हम सोने की और हम अंदर बात करते हैं। सोना आज किसे पता है कि सोना ऑनलाइन भी लिया जा सकता है? सोना सब सुनार के पास जाते हैं, लेते हैं। सुनार उसमें मेकिंग चार्जेस लेता है, तो 15-20% तो वहीं खत्म हो जाता है। तो रियल एस्टेट हमेशा रियल एस्टेट रहना। तो 100 गुना मायने रखता है, दैट टू विदाउट डूइंग। लास्ट में जमीन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बढ़नी। सोना आप निकाल सकते हो। हाँ, सोना तो बनाया जाता है, खोज हो रही है रोज। जी। ठीक है, कई देश ऐसे हैं, मुस्लिम देश अब भी ऐसे हैं, जहां पहाड़ के पहाड़ हैं सोने के, कवर्ड कर रखे हैं उन्होंने। अभी भी खुदाई नहीं हुई, खुदाई नहीं करनी, माइनिंग नहीं हुई है उनकी। ठीक है, यूएस आर्मी उन्हें सिक्योरिटी देती है उन पहाड़ों को। ठीक है, जमीन उतनी ही रहनी है। आप कितने ही कुछ भी कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, आप आज तक मिट्टी नहीं बना पाए। तो जो चीज़ लिमिटेड है और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सप्लाई डिमांड का आप देख लीजिए। जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड है, तो अब दीपक सर मुझे यहाँ ये बता दीजिए आप जी, आपने कहा कि रियल एस्टेट में 100 गुना पैसा हो सकता है। एक आदमी हो गया है
हो जाना कहूंगा तो आप लोग ये कहेंगे कि नहीं ये तो हर आदमी कहता है, मैं तो पुराने पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब आज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में कोई, आपने कहा कि जमीन लिया कोई तो 100 गुना हो गया उसका। अब आज की तारीख में अगर कोई ले रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में कहीं पैसा लगाए, प्लॉट ले या जमीन ले, या मतलब फ्लैट ले या प्लॉट ले? देखिए इसमें नीलमणि जी है क्या, ये आपकी ना रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। जैसे आज मैं फ्लैट में रहता हूँ, ठीक है, मैं ज़मीन लेके मकान बना सकता हूँ, बट मैं न्यूक्लियर फैमिली है, सिक्योरिटी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, सुविधाएं इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े बड़े क्लब हाउसेस देखने हैं, मुझे गोल्फ कोर्स देखने हैं, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं नहीं, प्लॉटेड डेवलपमेंट में इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो शायद मैं अवेल नहीं कर सकता, या उस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। और ये डिपेंड करता है, जैसे आप बी टाउन्स की बात करते हैं, बी टाउन्स में जनरली लोग अपना मकान प्रेफर करते हैं, कॉस्टिंग भी एक इफेक्ट है कि अफोर्डेबल है। आज आप नोएडा, गुड़गांव या एनसीआर जैसी जगह या बॉम्बे जैसी जगह में आप अपना मकान बनाने चाहें तो हम 100, 200, 500 करोड़ की बात कर रहे होंगे, और हम उस इंडिया में रह रहे हैं जहाँ 90% लोग, आपको एक फिगर बताता हूँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि इंडिया में मात्र 6 या 7% लोग 1 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा कमाते हैं। सिर्फ 3% लोग 3 लाख से ऊपर ज्यादा कमाते हैं। तो वो 100 करोड़ 200 करोड़ का प्लॉट कहाँ खरीद लेंगे? सप्लाई डिमांड मान लीजिए, सुविधा मान लीजिए, या एक मेंटल साइकोलॉजी मान लीजिए, या पॉकेट मान लीजिए। तो फ्लैट कल्चर एनसीआर में और बॉम्बे में फ्लैट कल्चर है, बी टाउन्स में जनरली लोग अब भी जमीन प्लॉट अपना प्रेफर करते हैं। ये तो आप इन्वेस्टमेंट की बात जहां से आपने शुरू की थी, ये इमोशनली भी है, इमोशनल है ये। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, किसी के पास पैसा है, मान लो सपोज दैट 1 करोड़ रुपए है, वो 1 करोड़ रुपए प्लॉट पे करे या फ्लैट पे करे? आप ये मानिए कि प्लॉट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जी। प्लॉट पे आपको 70% लोन मिलता है, फ्लैट में अगर छोटा साइज है 90% में मिलता है, 80% में मिलता है। फ्लैट कौन बनाएगा? बिल्डर। आज आप लोग हैं, आप पॉडकास्ट वाला के डायरेक्टर्स हैं, आप काम करते हैं, क्या आपके पास टाइम है कि जाके वहाँ लेबर से आप लकड़ी ढुलवाएंगे या ईंट मलवाएंगे? मकान बनाना 1.5-2 साल का टास्क है। कोई भी प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता, अपना काम छोड़ के नहीं कर सकता, वो भी लिमिटेशन है। आज लोग फ्लैट की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा जोग्राफिकली आप किस लोकेशन पे ले रहे हैं, बी टाउन में ले रहे हैं तो आप प्लॉट लीजिए, अगर एनसीआर में ले रहे हैं जहां प्लॉट एक्सपेंसिव हो गया है तो वहां फ्लैट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। रीजन बिहाइंड इज व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट कर, दैट मीन्स आपको कल को बेचना भी है, ठीक है। तो आपने 1 करोड़ की बात करी, आपने मेरे से 10 करोड़ की बात करते हैं, तो 10 करोड़ वाला कल को 20 करोड़ का बेचेगा 5 साल बाद। 20 करोड़ के कस्टमर्स कम है, 2 करोड़ के कस्टमर्स ज्यादा है। तो क्या फ्लैट डिप्रिसिएट नहीं होते, उसके वैल्यू उसके कम नहीं होते? नहीं, फ्लैट के अप्रिशिएट होते हैं, हमेशा अप्रिशिएट होते हैं। एक लेवल के बाद तो आपके प्लॉट की भी स्टैग्नेंसी आ जाती है। पर प्लॉट जो है वो कभी रुकता नहीं है ना एक जगह पे आके। तो फ्लैट भी नहीं रुकता है, फ्लैट पुराना तो होता है, पुराना प्लॉट भी पुराना होता है, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होती है। हाँ, कंस्ट्रक्शन पुराना होता है, पर वो जमीन पुरानी तो जमीन के साथ होता है ना। लोगों की मेंटेलिटी जो है वो जमीन के साथ से जुड़ी हुई होती है। एनसीआर में नहीं है, एनसीआर में नहीं है, एनसीआर में नहीं है। एनसीआर में देखो, आपको देखना पड़ेगा, आपकी चॉइस है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर अर्निंग और ये जॉब प्रोफाइल। प्राइवेट आदमी जो नोएडा, एनसीआर, गुड़गांव में जॉब कर रहा है, वो मकान बनाएगा 1.5-2 साल में या अपना नौकरी करेगा, एक चीज। दूसरी चीज, पहले 70% प्लॉट के लिए लोन मिलेगा, फिर 70% कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलेगा। तो वो इंडिविजुअल के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि प्लॉट आज कहीं भी 1-1.5 लाख से नीचे कम नहीं है। 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, गज होता है, ठीक है। कई जगह स्क्वायर फीट में भी जमीन बिकती है, बट नोएडा एनसीआर के संदर्भ में मैं अगर बात करूंगा तो स्क्वायर यार्ड में तो 1.5 करोड़ की जमीन लेगा, 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन करेगा, 2.5 करोड़। आपको नीलमणि जी कितने लोग नजर आते हैं आज? 80% गाड़ियां तो लोन पे है। आपको लाइफस्टाइल से कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर आप मेरे से बात करते हो एज अ कंसल्टेंट कि क्या अच्छा है, बी टाउन में प्लॉट अच्छा है, क्योंकि वहाँ फ्लैट कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्लैट को वो ये देखा जाता है कि यार जिन पे पैसा नहीं था वो फ्लैट ले रहे हैं। लेकिन आज एनसीआर में या किसी भी सिटी में जहां लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो फ्लैट कल्चर में ज़्यादा खुश हैं। रीसेलेबिलिटी फ्लैट की ज़्यादा है। अच्छा, वो ज़्यादा। अभी हम नोएडा में बैठे जी, नोएडा में आप चले जाइए, जो सबसे अच्छा सेक्टर, सेक्टर 15A, सेक्टर 44, सेक्टर 108, आप जाके देखिए कि उनमें कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मंथली।
शायद 10, 20, 30 इतने तो हर बिल्डर फ्लैट बेच रहा है हर हफ्ते पे। तो मीन्स आपके मुताबिक फ्लैट बेहतर है जो बिकते हैं। देखिए आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, रहने के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के। देखिए जब मैं, अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव देखेंगे, मैं हमेशा फ्लैट को बोलूँगा, क्योंकि आज बाय द गॉड ग्रेस में उस कैपेसिटी में हूँ जो मैं प्लॉट लेके भी डेवलपमेंट कर सकता हूँ। डे वन से ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं बी टाउन से आया था, कि मैं प्लॉट लेके बनाऊं, बट आज क्योंकि मुझे अपने फैमिली की सिक्योरिटी भी देखनी है, मुझे सुविधाएं देखनी है, मुझे ग्रीनरी चाहिए, मुझे मेंटेन चाहिए। अभी बड़ा अजीब सा हो रहा है कि रोज तूफान आ जा रहा है, मुझे नहीं चिंता होती कि मेरी सड़कें क्लीन होंगी या नहीं होंगी, मेरे फ्लैट के आसपास क्या होगा। सुबह 8 बजे यू विल सी ऑल क्लीन। प्लॉट्स में ये नहीं होता। प्लॉट्स में आज भी ये होता है कि यार रात में तो मुझे ऐसा लगता है कोई था पीछे, आवाज कर रहा था। अच्छा धर्मेंद्र जी, प्लॉट में एक खतरा सबसे बड़ा आपके पास भी है, आप समझ रहे होंगे इसको। अगर घर के सारे मेंबर को जाना हो ताला बंद करके, अरे 15 दिन पहले का तो वो जा ही नहीं सकते कि कौन आएगा कौन नहीं। ये पहले हो जाता था जब आपके रिलेटिव्स बहुत अच्छे रहते थे, बहुत खाली लोग रहते थे, अगल बगल पड़ोसी भी, नेबर्स भी अच्छे। अब वो नहीं है। नोएडा में तो और दिल्ली में और गुड़गांव में तो आपको ऐसे नीलमणि जी बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्हें ये नहीं पता 2 साल से बराबर वाला जो रह रहा है उनका पूरा नाम क्या है और उनका प्रोफेशन क्या है। तो सोशली इतने कनेक्शन नहीं रहे। मतलब जो फ्लैट वाला कल्चर है वो प्लॉट पे भी आने लगा है यहाँ एनसीआर में। कल्चर जरूर आ गया, लेकिन आप ताला बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर आप ताला बंद करके गए तो आपके यहाँ चोरी मतलब 100% मैंने इसीलिए सवाल कहा। और कई मैं जहाँ रहता हूँ वो सामने मकान है जी, और पता नहीं चलता गर्मी जून में दोपहर है या रात में कोई आया ताला तोड़ के ले गया तो सामान उठा करके। तो आप ये खतरा तो रहता है। तो ये तो होता है। दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि अब जैसे आपने बात किया कि फ्लैट, और हम जहाँ बैठे हुए हैं नोएडा, तो सवाल ये है कि मैं दूसरे सिटीज में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करूं, मैं मुंबई में क्यों ना करूं, मैं पुणे में क्यों ना करूं, मैं बेंगलोर में क्यों ना जाऊं, जो भी बड़े शहर हैं इस देश के, लखनऊ में क्यों ना करूं, मैं नोएडा में क्यों करूं? ऐसा क्या है नोएडा के, क्या फ्यूचर है नोएडा की रियल एस्टेट का जो मैं यहाँ अपना पैसा गाढ़ी कमाई का लगाऊं लाकर? इसमें धर्मेंद्र जी ना एक फॉर्मूला है जो पिछले 20 सालों में मुझे समझ में आया है और है एक्चुअली वो। अगर हम एनसीआर को भी देखते हैं, एनसीआर में आपका गाजियाबाद भी है, सोनीपत भी है और फरीदाबाद भी है। वहाँ उतने रेट्स नहीं बढ़े हैं। हाँ, नहीं बढ़े। रेट्स बढ़े हैं आपके नोएडा, गुड़गांव 2 जगह। रीजन बिहाइंड इज, जब आप अंदर तक देखेंगे 90% लोग यहाँ आउटसाइडर्स हैं। नोएडा और गुड़गांव में 90% लोग बाहर से आके बसे हैं। अच्छा। गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत में 90% लोग लोकल हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं वो थोड़ा अपने बी टाउन से आए हैं। आप ये मान लीजिए आप भी बाहर से आए हैं, नीलमणि जी भी, मैं भी बाहर से। हमने क्या करा, आप ट्रेंड देखिए। हम पढ़े, शायद मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, नहीं तो अपना वहीं बिजनेस कर लिया होता, पापा का ज्वाइन कर लिया होता। मिडिल क्लास किया, मैंने एमबीए किया। अब एमबीए किया तो क्या करें भाई, जहाँ मैं लोकल था बी टाउन का, वहाँ तो जॉब नहीं थी। आज भी 50,000 की नौकरी, आप ये मानिए कि बी टाउन में 50,000 की 70,000 की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है कि 70,000 रुपये पाता है महीना। मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मिलता है। अगर मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना अगर पाना है किसी प्राइवेट फर्म में, तो वो एनसीआर में ही है। एनसीआर में भी वो गुड़गांव और नोएडा में है। तो इसलिए नोएडा गुड़गांव में थोड़ा सा मूवमेंट अलग है। क्या फ्यूचर है यहाँ के रियल एस्टेट का आप देख रहे हैं? फ्यूचर तो आप ये मानिए कि जिस तरह लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि कोई इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है धर्मेंद्र जी। हर 5 साल में आपका पैसा दुगना हो जाना है 5 साल में। सर, सीमेंट, सरिया, लोहा, आपका लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट सब दुगनी होनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको तो हो ही जाना है। आप 20 साल से इस फील्ड में हैं, मैक्सिमम क्या ग्रोथ हुआ है? मतलब कोई एक एग्जांपल आप दें कि एक लैंड जो इतने की थी आज इतने की है मैक्सिमम, या कोई फ्लैट मतलब भी कुछ अलग हो गया हो, किसी की किस्मत बदल गई हो। अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बता देता हूँ। 2021 में एक विला है, एक सोसाइटी है, 300 गज का विला है, वो थोड़ा सा बना हुआ है। 4 करोड़ का कोई खरीदार नहीं था। नहीं था। अचानक से जेवर एयरपोर्ट आया, न्यू नोएडा आया, DNGR एक दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन आया, और आज उस 3 साल में, मात्र मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ,
आज वो 22 करोड़ का विला है और अवेलेबिलिटी नहीं है, और मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 गुना बढ़ गया 3 साल में। 3 साल में 4 करोड़ का 22 करोड़, 4 करोड़ का 22 करोड़। लोग लेने वाले हैं, पैसा है इतना, बहुत पैसा है बहुत पैसा है, बहुत पैसा है एक्चुअली। 22 करोड़ का फ्लैट विला। नहीं, सवाल ये कि 3 साल में इतना प्राइस बढ़ जाना, ये हुआ क्यों? इसके पीछे आप रीजन क्या देखते हैं? ये क्या है कि हम स्पेसिफिक नोएडा की जी, ये प्रॉपर्टी उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। नोएडा में 2009 में सब प्राइम क्राइसिस था। 2013 के बाद कुछ अथॉरिटी की कमियां रही, कुछ बिल्डर्स की कमियां रही, कुछ प्लानिंग की कमी रही, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग्स की कमी रही, तो वो एप्रिसिएशन किसी ने नहीं पाया नोएडा में। और मैं एक और धर्मेंद्र जी बात कर रहा हूँ, मार्क कर लीजिएगा, आज भी नोएडा के 90% लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि नोएडा में 2 तरह के कस्टमर्स थे, जिन्हें टाइमली डिलीवरी मिल गई वो, जिन्हें टाइमली डिलीवरी नहीं मिली वो। जिन्हें मिल गई आज भी वो कहते हैं यार मैंने तो 2500 में लिया था, अब 12,000 का क्यों लूंगा, ये तो बहुत महंगा हो गया है। दैट मीन्स वो अपने पास्ट को लिंक कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मार्केट में बबल है। और जिन्हें नहीं मिला वो तो वैसे ही परेशान है कि मेरे पुराने फ्लैट्स नहीं मिले, पुरानी दुकान नहीं मिली, कब्जा नहीं मिला, तो वो नहीं। तो आज भी नोएडा के लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। जितना भी इन्वेस्टमेंट नोएडा में हो रहा है वो दिल्ली, गुड़गांव, अब्रॉड से, बॉम्बे से, बेंगलोर से आ रहा है। तो ये है इस टाइम। मेरा एक सवाल, अभी जो आपने एक एग्जाम्पल दिया विला का, ये 4 करोड़ का विला 3 साल में 22 करोड़ का हो गया, और उसकी वजह शायद आपने एक जेवर एयरपोर्ट को कहा जी। तो जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, ऐसा क्या है उसमें कि उसने पूरी तकदीर, चेहरा बदल दिया कि जो 4 करोड़ की चीज 22 करोड़ की हो गई, और आगे क्या हो जाएगा? इतनी सारी बातें हो रही हैं इस जेवर एयरपोर्ट को लेकर के, क्या है, क्या बदलने वाला है नोएडा में? धर्मेंद्र जी, हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक उसके बारे में बताऊं, मैं एक उल्टा थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर गुड़गांव से मैं आईजीआई एयरपोर्ट और NH8 हटा दूं तो गुड़गांव क्या रह जाएगा? उसकी सारी वैल्यू उसकी वजह से, एयरपोर्ट की वजह से। एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, 2 चीजों से गुड़गांव बना है। नोएडा में ऐसी 10 चीजें आ रही हैं जिसकी वजह से नोएडा विल बी द नेक्स्ट एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ है। पिछले 2-3 साल से हो भी रहा है, और अगले 15 साल नोएडा किसी की पकड़ में नहीं आना। आप कोई सर्वेज देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शंस हो रही है वो नोएडा एरिया में हो रही हैं, या आई वुड से गौतम बुद्ध नगर में हो रही हैं। सबसे ज्यादा लैंड कॉस्ट जो अथॉरिटी बढ़ा रही है परसेंटेज वाइज, वो भी यहाँ की बढ़ा रही है। सारे नामचीन बिल्डर जो गुड़गांव में और साउथ में काम करते थे, जैसे मैं नाम लूंगा शोभा का, मैं नाम लूंगा प्रेस्टीज का, मैं नाम लूंगा L&T का, मैं नाम लूंगा एक्सपीरियन का, कल्पतरु का, M3M का, जो कभी नोएडा में थे ही नहीं, वो सब आ रहे हैं, एंड मेनी मोर टू कम। आपने बोला 10 चीजें, क्या 10 चीजें? अगर 5 चीजें भी मैं जानना चाहूँ, क्या ऐसी चीजें आ रही है? आप ये मानिए अभिषेक जी, आपका आगे पीछे ये डिस्कशन में आएगा, अगर आपको देखना है कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसके सिंपल से पैटर्न है, कोई भी मिडिल क्लास आदमी उसे कर सकता है। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, नॉन पॉल्यूटिंग, वहां यंग ब्लड आएगा, जॉब करेंगे, माँ बाप बोलेंगे शादी कर लो, शादी हो जाएगी, अब 2 लोग कमाने वाले हो जाएंगे। पहले किराए पे रहेंगे, फिर पहला अपना 2 बेडरूम घर लेंगे, फिर 3 बेडरूम लेंगे, फिर इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक इनसिक्योरिटी मार्केट में होता है। दूसरा, हमारे ट्रम्प जी हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसी घोषणाएं कर दे रहे हैं, तो उस इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं साइड में करने के लिए फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है। तो जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आज अगर आप नोएडा को देखोगे, नोएडा में क्योंकि उतनी जगह ही नहीं है, नोएडा के पास जेवर हो गया, जेवर में आप ये मानो कि क्या एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है 2031 की,
आप जेवर गए होंगे, कई लोगों को मैं आपके माध्यम से बात भी करना चाहता हूँ, आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें लगता होगा अभी तो जंगल है, खेत हैं, कुछ नहीं है। फिलहाल तो खेती है, आप ऊपर से देखा है, अंदर जाइए, खेत है और प्लॉट सारे बिक रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, आप जाइए, किलोमीटर तक कंस्ट्रक्शन हो रही है, फैक्ट्रीज फंक्शनल है। और ट्रस्ट मानिए नीलमणि जी, मैं वर्ल्ड के टॉप शहरों में घुमा हुआ हूँ, जिस तरह का मैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देखता था उससे हल्का नहीं है। आज नोएडा में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो 20 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ में है, आज 40-40 एकड़ लैंड अलॉट हो रही है, हेवल्स को हुई है अभी, और कंपनीज हैं 25 एकड़ का उसे प्लॉट चला गया, 25 एकड़ का उसे, इतने बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एक और आपको साइन देता हूं मैं आपको, 6,000 रुपये मीटर पे इंडस्ट्रियल प्लॉट हुआ करता था, जो आज 55,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये मीटर पे ट्रेड हो रहा है। कितने दिन का फासला है? कितने ये ऑलमोस्ट 6 साल का बात है, 10 गुना हो गया। 6 महीने 1 साल में हो गया? 6 साल 6 साल में 10 गुना हो गया। और अभी तो फंक्शनल भी नहीं है एयरपोर्ट। अब है क्या कि यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, उन्होंने सिंपल बोला है कि आपको अगर मेरे से कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए तो आप पहले मुझे अपनी फाइल दीजिए कि आप इसमें क्या करेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस है और कब तक इसे, मतलब पूरा आपका फाइनेंशियल फंक्शनल। अब ऐसा नहीं है कि मैं और आप उठ के गए और आपने अप्लाई करा और हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल गया और हमें खुद नहीं पता करना क्या। यमुना एक्सप्रेसवे इज वेरी क्लियर कि आप इसमें क्या करेंगे, मुझे पूरा फाइल कॉन्सेप्ट बना के दीजिए, और उसमें ये भी है कि आप इतने टाइम तक बेच नहीं सकते। अच्छा, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले सकते। अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, एंड यूजर है। तो ये तो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। कोई अगर कस्टमर, अब मैं अगर जाना चाहता हूँ जे एयरपोर्ट के पास कुछ खरीदने के लिए, क्या खरीदूं, क्या लूं? आप वहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदिए, अथॉरिटी के प्लॉट खरीदिए, आप अथॉरिटी के फ्लैट्स आर अवेलेबल, बिल्डर्स के फ्लैट्स आपको पता होगा बहुत सारे डार्क साइड भी हैं इसके, बहुत फेक हो रहा है। नहीं, डार्क साइड आप जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में वर्किंग करते हैं जी, वहाँ जो डार्क साइड है वो ये है कि आप वहाँ किसी गांव वाले से इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के 3 अथॉरिटीज है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तीनों डिफाइंड है कि किस गांव की लैंड पे क्या काम होगा। अच्छा, आप अपनी मर्जी से वहां कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कोई अथॉरिटी की वेबसाइट पे जा रहा है और चेक कर रहा है तो सब कुछ इज गिवन कि वहां लैंड यूज क्या है, लैंड मार्क की हुई है अलग अलग कलर से कि इंस्टीट्यूशनल है, आईटी है, आपका इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल जनरली। थोड़ा आम भाषा में और समझाइए। जो आम लोग हैं वो बहुत सारे रील्स देख के या बहुत सारे प्रचार देख के, ये बहुत हो रहा है, वो ये हो रहा है, जा रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे प्लॉट लीजिए, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मिल जाएगा, 25 लाख रुपए में आ जाएगा, और 20 लाख लगा करके 1 करोड़ का हो जाएगा। और जो आप मिडिल क्लास वाली बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास के पास इतना ही पैसा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एज ए कस्टमर अगर मेरे पास 25 लाख रुपए है, एग्जैक्टली मैं कहाँ जाऊं और किसके पास जाऊं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप बिल्डर से लें या अथॉरिटी से लें। ठीक है, किसी भी गांव वाले से इंटरेक्ट ना करें, या करें भी तो पूरी प्लानिंग देख लें। क्या देखें उसमें? आप मास्टर प्लान देख लीजिए, मास्टर प्लान में गांव देख लीजिए, गांव की आसपास देख लीजिए किस रंग से है, और नीचे उस पर सब कुछ दिया हुआ है कि ये कलर इसका है, ये कलर इसका है, ये कलर इसका है। तो यहाँ या तो आपको अथॉरिटी से खरीदना पड़ेगा, बिल्डर से खरीदना पड़ेगा, गांव वाले कैन नॉट सेल। नहीं, अथॉरिटी तो फिर जो करती है वो लॉटरी लगाती है, उसमें मिलता नहीं है डायरेक्ट हमें। नहीं तो मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि लॉटरी में 500 लोग आ गए, 100 लोगों को देना है। 500 नहीं आए हैं, ये भी आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। 1186 प्लॉटों के लिए 2.5 लाख एप्लीकेशन आई है। मैंने एग्जांपल दिया। इससे आपको पता चलेगा। अभी आपका अगला क्वेश्चन जैसा अभी पूछा कि यमुना एक्सप्रेसवे में क्यों लूं, हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। 1186 प्लॉट के लिए आपके 2.5 लाख एप्लीकेशन आना, आप कितनी बड़ी बात मान रहे हैं। तो वो क्या रहा है, दिल्ली और गुड़गांव वालों को इंडस्ट्रीज लगाने का पता है। अभी नोएडा में उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने देखा नहीं और ना हमें एक्सपीरियंस है। दिल्ली वालों ने यमुना एक्सप्रेसवे पे अच्छे खासे इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदे, जिनकी कीमत बढ़ गई और अथॉरिटी की पॉलिसी की वजह से उन्हें वहाँ अथॉरिटी वो बनाना भी पड़ रहा है। अब उन्हें क्या लग रहा है कि डेली 50, 60, 70 किलोमीटर मैं दिल्ली से अप डाउन नहीं कर सकता,
तो वो अब रहने के लिए आ रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे अचानक से 10-10 करोड़ के फ्लैट भी लॉन्च हो गए हैं। 10 करोड़ के? जी। कहाँ? इस पे एक्सप्रेसवे पर? नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे 10 करोड़ के फ्लैट अवेलेबल हैं और बायर्स आर ऑल्सो देयर। अच्छी इन्वेंट्री नहीं है। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि रियल एस्टेट तो है ही है, लेकिन एनसीआर में नोएडा जो कर रहा है और जो अगले 15 साल करेगा, इस ट्रेन को जो मिस करेगा वो हमेशा मिस करेगा। आप बात दीपक जी 10 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की कर रहे हैं, मैं 25 लाख 30 लाख 50 लाख की कर रहा हूँ। आप मेरा सवाल फिर रह गया कि 25 लाख लेके 30 लाख लेके वो 2,49,000 लोग 1186 आप उसमें हटा दीजिए, वो कहाँ जाएं जेवर के पास? वो कहीं ना जाएं, वो किसी भी अच्छे बिल्डर, सेक्टर 22D में बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे हैं, उनका फ्लैट लें, 1 करोड़ का फ्लैट लें, 20 लाख का डाउन पेमेंट लें, 80 लाख की लोन करवा लें। क्योंकि अगर आप अंडर वैल्यूड चीज चाह रहे हैं कि 20 लाख में कुछ नहीं आता, है ही नहीं वहां पे, कहीं भी नहीं। अब मतलब ये हमारे दर्शक समझ लें कि जो दर्शक के पास 25 लाख रुपए है और वो जाके अगर जेवर एयरपोर्ट के पास प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ना ही लें, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ। नहीं, आप वहाँ का प्लॉट आप ये मानिए ना कि जो छोटे प्लॉट है उनका रीसेल 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है, जो 300 वाला है उनका 80,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। तो मतलब जिनका 25 लाख है वो डूब जाएगा अगर वो कहीं ले लेते हैं, नहीं, भूल जाए। हाँ, ऐसे डूब जाए, फ्रॉड चल रहा है। मैं कह रहा हूँ उस फ्रॉड में डूबेगा, फ्रॉड में डूब जाएगा। जिसको ये सपना दिखाया जा रहा है कि आपको 20 लाख में प्लॉट दे रहे हैं, 25 लाख में दे रहे हैं और 6 महीने बाद जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो इसकी कीमत 80 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी, वो डूब जाएगा। आप डेफिनेटली किसी स्कैम में फंसने जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतने सस्ते में लैंड मिलना वहां पर नामुमकिन है, ये मान लीजिए आप। नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे कहीं भी नहीं है। और होता क्या है, जो बी टाउन से लोग आते हैं, कई लोग फ्लैट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो इस तरह के स्कैम्स में फंस रहे हैं। और बहुत सारी मतलब यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी भी FIR कर रही है ऐसे छोटे छोटे लोगों के खिलाफ जिन्होंने। लेकिन ये लोग खुलेआम कर रहे हैं, मैं रील्स दिखा सकता हूँ, बहुत रील्स आप है। सही कह रहे हैं, बट हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर आज मेरे बच्चे की फीस 25,000 रुपये महीना है और कोई कह रहा है मैं 250 रुपये में पढ़वा दूंगा, तो ये तो मुझे भी एज अ कस्टमर, देखिए। अच्छा, उसको फंसाने का एक और तरीका बताता हूँ। क्या? सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं जो ये इसको ऐड करती हैं, प्रमोट करती हैं इसको। उसके जो भी ऑनर होंगे उस छोटे से एरिया के, उनका इंटरव्यू लेती हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, और बेफिजूल के वो जो मिट्टी डाल के दिखाते हैं, सड़क बना के वो दिखाते हैं। लोग उस स्कैम में फंस रहे हैं, अपने पैसे डुबा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं हमारा 25 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आपके मुताबिक और मुझे लगता है कि वो नहीं, कोई भी, देखिए आप समझिए, इसमें एक और साइकोलॉजी है, बड़ी सिंपल सी है। जो भी NCR में आ रहा है, बी टाउन से आ रहा है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, हार्ड अर्न मनी नहीं है, वो कोर्ट कचहरी से डरता है, तो वो बिल्कुल क्लीन चीज लेना चाहता है। तो वैसे भी आपके 25 लाख का प्लॉट बिकना ही नहीं है। आप समझिए कि कोविड के बाद एक डेफिनेशन चेंज हो गई कि मेरी प्रॉपर्टी में कीमत बढ़े ना बढ़े, जब जरूरत हो बिक जाए। मैं इस सवाल पे आऊंगा, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू में बिके, दैट मीन्स 1 की खरीदी 2 की हो जाएगी और बिक जाए। तो बिक जाए वाला भी हमें वर्किंग करनी चाहिए, डिमांड सप्लाई देखना चाहिए, और 1 का 2 हो जाए तो वो फैक्टर्स पे भी हमें वर्किंग करनी चाहिए। आपने जो आंकड़े बताए और जो प्रोस्पेक्ट बताया नोएडा का, उसको देख के लग रहा है कि नोएडा से अच्छी इन्वेस्टमेंट दुनिया कहूंगा मैं तो कहीं नहीं है। हाँ, दुनिया, आप दुनिया कह सकते हो, कह सकते हैं ना। लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लेके फंस गए और रो रहे हैं कि हमको तो मिला ही नहीं, न मकान मिला, न दुकान मिला, न माया मिली, न राम, पैसे भी चले गए, बैंक का लोन भी भर रहे हैं और परेशान घूम रहे हैं। और इसी नोएडा ग्रेटर नोएडा का जो एक्सप्रेसवे है, उसके राइट साइड में आप देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से वहाँ किसी बहुत बड़े बिल्डर का है। 15 साल से लोग 1-1 करोड़ रुपए किसी का उस समय किसी के 80 लाख, किसी के 90 लाख, आप जो बोल रहे हैं ना रिनॉल्ड बिल्डर से लेने के लिए, वो रिनॉल्ड ही बिल्डर थे, वो पैसे सारे के सारे फंस गए। अब इसमें मैं देखिए आपके शो पे बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप इतना करिए, और ये पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ मैं किसी को यहाँ किसी कस्टमर को गलत नहीं बोल रहा हूँ। जिस कस्टमर ने जितने पैसे लगाए उस पे जितना इंटरेस्ट दिया वो कैलकुलेट कर लीजिए, और कल मैं उन्हें उतने पैसे दिलवा देता हूँ। उनसे कह दीजिए आप वो फ्लैट छोड़ दीजिए, जो सारे 15 साल से बंद पड़े हुए, 1 भी पैसा नहीं देंगे।
एक भी फ्लैट नहीं देगा। सबको पता है जिस दिन ये तैयार हो गया, ये 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट वाली चीज़ है, क्योंकि एयरपोर्ट आ चुका है, लैंड कॉस्ट बहुत आगे जा चुकी है। नोबडी विल गिव यू अ फ्लैट, मतलब ये क्या दे है? आर हैप्पी नाउ। था एक फेज। आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले तो ये मैंने आपको बताया कि ये कोई जादू नहीं हुआ है। एयरपोर्ट आया है, बोड़ाकी आया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर है, और न्यू नोएडा इज ऑल्सो कमिंग अप। तो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। चलिए मैं आपको एक और फैक्टर फिगर इसमें ऐड कर देता हूँ। नोएडा की आज पॉपुलेशन कितनी है धर्मेंद्र जी, अंदाजा? 25-30 लाख नहीं, 10 से 12 लाख। 10-12 लाख। अच्छा, 2031 कितने दिन बाद है? 2025 6 साल, 5 ही यमुना एक्सप्रेसवे जिसे आप जंगल बता रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कितनी है 2031 में? लगभग आधी, 36 लाख। अच्छा, यहाँ से 36 3 गुना लाख एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है यमुना एक्सप्रेसवे की 2031 में। आज से 6 साल और नीलमणि जी, 4 लोग एक घर में रहेंगे, दैट मीन्स 9 लाख हाउसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट है। राइट और रॉन्ग? सिंपल है ना नंबर। आज की तारीख में कितना पॉपुलेशन होगा वहां पे? अभी छोड़ो, अभी मैं आपको उस पर ड्राइव करता हूँ। ठीक है, अभी तो आपको जंगल लग रहा है ना। ठीक है, 9 लाख घर चाहिए, 80,000 भी नहीं है अथॉरिटी और बिल्डर्स के मिला के। इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पे प्लॉट 35,000 रुपये में अथॉरिटी बेचती है, और अगले ही दिन उसके बायर 90 लाख के मिल जाते हैं। मैं यहाँ कैसे मान लूँ कि 36 लाख हो जाएगा 2031 में पॉपुलेशन? क्यों मानो? क्यों नहीं मानेंगे? 50,000 इंडस्ट्रीज है। हाँ। सारा 2 साल में फंक्शनल करना है। ठीक है, 50,000 इंडस्ट्रीज में कितने लोग काम करेंगे? आज आप एक बार ना वहाँ का, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 2 साल के अंदर के जो है वो इंडस्ट्री जो है सारी की सारी फंक्शनल करनी functional हो पड़ेंगी। ये क्लॉज है। अगर आपने इंडस्ट्रियल यूनिट ली है तो ऐसा ना, अब तक क्या हुआ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्या होता था? धर्मेंद्र जी ने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया, कुछ नहीं करा, 20 साल तक पड़ा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी को जॉब मिली, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। अब येडा जो यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसका क्लियर नॉर्म्स है कि पहले तो आप बताओ धर्मेंद्र जी, क्या आपको इस चीज का आइडिया है? धर्मेंद्र जी ने कहा यस है, तो अपने फाइल लेके आइए, वेरीफाई किया, आप कब तक अपनी बनाएंगे, कितनों को जॉब देंगे, वो सब है। अब इसमें इन्वेस्टर्स नहीं, सब एंड यूजर्स है। और वही लोग जो वहां 50-50, 100-100 करोड़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आके 10-10 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं। अब फिर हम डार्क साइड पे आते हैं। जी, आपने कहा कि ठीक है, वो जितने लोग हैं आए और इंटरेस्ट के साथ मुझसे पैसा ले लें और फ्लैट देते हैं। मेरे से नहीं, कोई भी देने को तैयार है, बेचने को तैयार। मैं आपको मार्केट कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए, एक प्रॉपर्टी लाइन ऐसी है, जितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है उतने ही ज़्यादा आपके सेंटिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैट कोई 10-10 रुपए के होते तो लोग भूल गए होते। ये 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख के हैं, तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा परेशान है। नोएडा का एक रफ फेज आया था। रफ फेज ये आया था कि नोएडा में नोएडा के लोग ही खरीद रहे थे, दिल्ली वाले कभी नहीं आते थे, गुड़गांव वाले कभी नहीं आते थे। उसमें क्या हुआ, कुछ अथॉरिटी की पॉलिसीज थी। नोएडा अथॉरिटी कहती थी कि दीपक जी, जैसे मैं अगर जाता हूं और आप हम सबको दिखता है कि बिल्डर बनना इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट और रॉन्ग? राइट। हम तीनों ने एक पूल बनाया 5 करोड़ का, और हम अथॉरिटी के पास चले गए कि भैया हमें ये ग्रुप हाउसिंग का जहां हम फ्लैट बना सकते हैं वो प्लॉट दे दीजिए। क्या शर्त थी? 4 करोड़ का प्लॉट है और हमने 40 लाख रुपए दे दिए। बाकी जो हमें 360 देने हैं वो देने हैं अगले 7-8 साल की किश्तों में। अब हम तीनों ने क्या सोचा, अखिलेश जी, अभिषेक जी कहते हैं कि मैं अपने इन रिलेटिव्स को बेच दूंगा, मैं उन अंकल को सेल कर दूंगा। धर्मेंद्र जी कहते हैं मैं इन्हें बेच दूंगा, दीपक कहता है इन्हें बेच दूंगा। बट हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ देखी, नेगेटिव नहीं देखी। हम वो नंबर ऑफ सेल्स नहीं कर पाए जो एक्सपेक्टेड थी। जो पैसा आना था इनफ्लो वो नहीं करा हमने। अथॉरिटी का टाइमली पेमेंट नहीं करा। अथॉरिटी का टाइमली पेमेंट नहीं करा तो हमें अथॉरिटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्ट कर दिया तो हमें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने लोन नहीं दिया और मेरा काम रुक गया। ये हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा एयरपोर्ट आया, अचानक से रुके हुए शहर में इनफ्लो आया, पैसे का भी, न्यू कस्टमर्स का भी। आज आपको पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत कम प्रोजेक्ट्स रुके हुए मिलेंगे, और जो रुके हुए भी हैं वहाँ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आशा है कि बहुत जल्दी कोई नया बिल्डर आएगा, डेवलपमेंट मॉडल पे उसके साथ कोलैब करेगा और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हाई रेट्स पे ले जाएगा।
अब जो मैं डार्क साइड की बात कर रहा था, एक बहुत बड़े बिल्डर एक और हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टीज बेची, लोग उनसे पैसा दिए लिए, अंत में वो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, फिर एक सरकारी संस्था को आना पड़ा, और तब जाके उन प्रॉपर्टीज की जो कीज है वो कस्टमर को मिली। जी आप सोचिए उस कस्टमर का माइंडसेट, 20 साल जिसके 50 लाख रुपए फंसे हो, वो किस माइंडसेट में जी रहा होगा। एक तो ना अभिषेक जी, हमें केस स्टडी में जाना पड़ेगा। आप जिस बिल्डर की बात कर रहे हैं उसमें 70 लाख का किसने फ्लैट लिया, ठीक है, 20 लाख रुपए उसके फंसे थे। 70 के 70 नहीं फंसे थे, बहुत कम केसेस में फंसे थे, क्योंकि जिसने 70 लाख का फ्लैट लिया सेल्फ फंडिंग वाला बहुत कम कस्टमर होता है। आप समझ रहे हैं, मतलब आप समझिए कि 70 लाख रुपए का, चलिए ठीक है, 20 लाख रुपए रेजिडेंशियल फ्लैट ले रहा है तो जनरली उसके पास सेल्फ फंडिंग नहीं होगी, ठीक है, 20 लाख उसके पास 20 लाख थे, बाकी बैंक के थे, ठीक है, सारा पेमेंट नहीं हुआ। आज जब वो जो बहुत बड़ी सरकारी जो आप बता रहे हैं, जो कंपनी आई और कंप्लीशन दे रहे हैं, आज आप उनसे रिटर्न चेक कर लीजिए, सारी चीज 2500-2600 रुपए पर स्क्वायर फीट में बिकी हुई थी और आज 10-10 हज़ार रुपए, 12-12 हज़ार रुपए पर रीसेल हो रही है। आप फिर डार्क साइड पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस माइंडसेट को समझिए जिसका 20 साल 20 लाख रुपए फंसा, उस 20 लाख साल रुपए नहीं फंसा, और ये उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा। 2012 से 2022 या 20 तक फंसा। अच्छा ठीक है, चलिए 10 साल फंसा, जी, लेकिन उसका माइंडसेट तो समझिए कि उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला ना सुनाती, कोर्ट कचहरी का मामला अगर मान लीजिए और 20 साल लटकता, तो फिर वो क्या करता। हम पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया, बट आज फाइनेंशियली दे आर नॉट इनटू लॉसेस। मैं इसी पे एक सवाल, इसीलिए मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि मेरा एक सवाल आ रहा है, लोग क्या 5 चीजें देखें पैसा लगाने से पहले, चाहे वो 20 लाख रुपए लगाए या 70 लाख रुपए लगाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट देखिए। एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा कैसे। इंडस्ट्रीज जहां आ रही हैं, ठीक है, जहां इंडस्ट्रीज आएंगी, अभी जैसे मैंने पहले कहा, जहां इंडस्ट्रीज आएंगी वहां नया ब्लड आएगा, नए बच्चे आएंगे, नए लड़के लड़कियां आएंगे, वो अपने लिए घर खरीदेंगे। सबको सप्लाई तो लिमिटेड होनी है, हर जगह सप्लाई लिमिटेड, डिमांड हमेशा रहेगी। और क्या देखें। दूसरा चीज, आप बिल्डर का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर सड़क के पास हो, मेट्रो के आसपास हो तो आपको एक बूम मिलता है। बिल्डर बैकग्राउंड देखिए, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स कैसे थे, अच्छे थे, आप फीडबैक भी ले सकते हैं, आप उसका मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, 2 चीज़ मैं आपको बार बार बताऊंगा, 100% पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ बैंक। आपको 90% कस्टमर परेशान मिलेंगे आज जो कहते हैं मैं प्रॉपर्टी लेके फंस गया, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं थे, उन्हें बस लेना था, कुछ ले लिया। क्यों लेना था, उस प्रॉपर्टी से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आज मैंने देखा है, आप आदमी फ्लैट ले रहा है और कहता है क्यों ले रहा है, भाई मैं तो रहूंगा नहीं, किराए पे दे दूंगा। किराया कितना आता है, किराया यील्ड इज हार्डली 2.5 to 3%। किराया जब आप निकालोगे एनुअली 2.5 से 3%, एंड आप बैंक को क्या दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो 8.5%। तो ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप, तो लॉस का बिजनेस हो गया। लॉस का बिजनेस है। तो होता क्या है, व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपकी इस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशंस। पर एक चीज और है यहाँ पे, 2.5% 3% किराया तो आ रहा है जी, पर वो एप्रिसिएट भी तो हो रहा है, उसकी वैल्यू, कैपिटल एप्रिसिएशन, हाँ वो भी तो हो रहा है, उसको भी तो जोड़ेंगे। वो भी नहीं होता, क्योंकि इस माइंडसेट से आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेते हो। भाई किराया कहाँ से आएगा, जहां तैयार प्रॉपर्टी मिलेगी। तैयार प्रॉपर्टी में ऑलरेडी वो 50 की 1 करोड़ की हो चुकी है, आपने 1 करोड़ की ली है, ठीक है। तो 1 करोड़ पे आप जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड कैन गिव यू रिटर्न ऑफ 10 से 12% एनुअली। अगर सारा पैसा आपका है तो म्यूचुअल फंड में लगा दो, नहीं है तो भाई लोन पे आपने ले रखा 8.5% पे, देयर इज अ कॉस्ट टू दैट 1 करोड़ ना, जो 8.5% है, उस 8.5% की कॉस्ट आप पे कर रहे हो और मिल क्या रहा है 2.5-3%। तो ये लॉस का घर है, और फिर आप कहते हो अल्टीमेटली मैं फंस गया। ठीक है, हम बड़ा होता है क्या, वी शुड बी ओपन व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी, वी शुड बी वेरी ओपन। नहीं, मैं एक्चुअली 5 चीजें वो जानना चाह रहा था जिसमें कागज वागज की बात हो, मतलब कोई फंसे नहीं कागज, कुछ तो ऐसे कागज तो सिंपल है, जिस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इजी है। सरकारी लोन कर रहा है बैंक, वो और अच्छा है। बिल्डर से ले रहे हैं वो अच्छा है, बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुराने प्रोजेक्ट से वो भी अच्छी है। आप कुछ भी ले लीजिए, बस क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वो वही क्लीन होना चाहिए, तो ठीक है।
इसके लिए आपने पॉइंटर्स बताए। एक और चीज़ आती है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं मुझे। आप एक ए प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई ए, उसके लिए 4 लोग मुझे फ़ोन करते हैं। तो एक कहता है कि ये 50 लाख का है, एक कहता है 70 लाख का है, एक कहता है 45 का है, एक कहता है 55 का है। अब सवाल ये, किसी भी प्रॉपर्टी का रियल रेट, जो मार्केट रेट सही है, उसके बारे में कोई बायर कैसे पता करे कि ये इसकी वर्थ इतनी है? धर्मेंद्र जी, जो फ्लक्चुएशन हो सकती है ना, वो 10-15-20% हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द और इतनी फ्लक्चुएशन तो मैं आपको रीसेल में एक ही प्रोजेक्ट में दिखा दूंगा। ऊपर के फ्लोर जनरली नॉर्थ इंडिया में नहीं लेते लोग, तो ऊपर के फ्लोर जनरली सस्ते थोड़ा सा बिकते हैं, और 5th 6th फ्लोर, 1st 2nd फ्लोर महंगे बिकते हैं। तो ये तो विद इन द प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन नियर बाय प्रोजेक्ट में बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, प्रीफैब से बना है, तो इस चीज पे, क्लब हाउस पे, ग्रीनरी पे नहीं, मैं मेरा सवाल ये था कि ये तो आप बता रहे हैं उसके लिए, मैं एक लोकेशन की बात कर रहा हूं। हाँ, लोकेशन। मैं एक ही प्रोजेक्ट में एक ही फ्लोर की अगर बात करूं, मुझे मान लो 15 फ्लोर मिल रहा है, तो 15 फ्लोर कोई मुझे 52 का कोट करता है, कोई 58 का कोट करता है, कोई 48 का करता है, तो ये कैसे पता पड़े उसकी वर्थ क्या है? वो तो कुछ नहीं, आप स्मार्ट बायर हैं 2-3 जगह, अब अगर 3 कॉल आ रही हैं तो आपने कहीं क्वेरी करी होगी, ठीक है, तो वो आपको खुद पता चल सकता है। बिल्डर से इंटरेक्ट करें, उसमें जो आपको सबसे सस्ता मिल रहा है आप ले लो। जो भी आपको इंटरेक्शन, फिर उसमें जो भी आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, मैं एक बात बोलूंगा, आप उसकी ऑफिशियल आईडी से, उसमें 2 चीज हो सकती हैं कि वो एसोसिएट कितने दिन से सेम नंबर यूज कर रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर फ्रीक्वेंटली तो चेंज नहीं हो रहा है, और वो किसी ना किसी कंसल्टेंसी फर्म से होगा, उस फर्म में कितने दिन से है, और उस फर्म का ऑफिस कैसा है, जिसका विजन है कि मैं कस्टमर को सर्विस दूंगा, अच्छा रेट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि दोबारा बिजनेस आएगा। वो ये सब चीज नहीं करता। वही मेरा सवाल यही था। अब आप कह रहे थे अभिषेक जी कि जो सबसे सस्ता दे रहा है वो ले लो। अब एक जो बायर होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है, किसी ने मुझे 52 कहा, किसी ने 48, किसी ने 45, तो सोचो यार क्या पता 45 से भी कम हो। नहीं, इतना जनरली वेरिएशन होता नहीं है। इसमें होता क्या है कि आप एक थोड़ा ऑफिशियल मेल से आप करें कि अपने सीनियर्स को लूप में रख के आप मुझे मेल करें कॉस्टिंग की कि दिस शुड बी ऑल इंक्लूसिव एक्सेप्ट गवर्नमेंट चार्जेस, तो आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, उसमें कोई और ये रियल एस्टेट में नहीं, आप रियल एस्टेट को ही बोल रहे हैं, ये तो हर चीज में है, ट्रेवल प्लान में है, मेडिकल पॉलिसी में, हर जगह। और आपको आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ, हमारे यहाँ मार्जिन सबसे कम है। अच्छा, वो क्योंकि प्रोडक्ट बड़ा है, 1 करोड़ का तो 1-2 लाख रुपए दिखते जाता है। आप ट्रेवल प्लान ले लीजिए किसी कंपनी से, वही 6.5 लाख का आता है, वही 4.5 लाख का आता है, और कोई लोकल बंदा 3.5 लाख में देता है। 3.5 और 6.5, 3 लाख की बात कर रहा हूँ, दैट मीन 90% का वेरिएशन। दवाई आप वही दवा आप होलसेल से ले लीजिए, वही अगर आपका कोई अच्छा बात है, वही दवा में बहुत मार्जिन होते हैं। तो इसीलिए मेरा सवाल, मैं प्रॉपर्टी में वो मार्जिन नहीं है। मैं रियल एस्टेट के लिए नहीं कह रहा था, ये हर जगह होती है, एक टेंडेंसी होती है बायर की बार्गेन करने की, तो उसके लिए मैंने पूछा कि कैसे सही बार्गेनिंग हो। इसलिए आपकी बातचीत में एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोई एक फ्लैट लो तो रेंट उसका जो होता है 2-3% होता है, और बैंक में जो आप देते हो 8-8.5% देते हो मिनिमम एक इंसान। तो अब आप कह रहे हैं एक चीज और कि 10 करोड़ के फ्लैट हैं, तो हम 10 करोड़ के फ्लैट को रेंट पे लें कि उसको खरीदें? मतलब रेंट बढ़िया। देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है तो वो रेंट पे लेनी चाहिए। ठीक है, एक आदमी रेंट पे तो रेडी टू मूव में ही जाएगा ना जी। अगर रेंट टू मूव इन हो गई है जी, तो रेंटल इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन जिसने रिस्क लिया 5-6 साल बिल्डर को पैसा देके, उसे मिलेगा। बहुत पुरानी कहावत है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ले रहे हो, दैट मीन्स प्रॉपर्टी कितने, मतलब मैं पास्ट में जो खराब हुआ उसकी बात नहीं करता, बट 5 साल 4 साल में एक बिल्डर पोजीशन दे पाता है। 5 साल से वो प्रॉपर्टी बिक रही है, उसका रेट ऑलमोस्ट दुगना हो गया है, और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 250 गुना हो गया। रीजन क्या है? पैसा 1 करोड़ आप एक साथ नहीं दे रहे, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 साल में दे रहे हो, और 2 मिल रहा है आपको, तो वो एक साथ नहीं दिया आपने एक साथ 4 साल में दिया, और मिल आपको 1 करोड़ रहा है, तो आपको 100% नहीं, उससे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है।
लेकिन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बट 2 लाख के रेंट पे मिल जाएगी आपको। 10 और अगर आप 10 करोड़ का आप 2% निकाल लीजिए, हाँ 2 लाख के आसपास हुआ। ठीक है। और अगर हम उसका रेंट मतलब EMI अगर बैंक में देते हैं तो करीब 8 साढ़े 8 लाख या 9 लाख इसके आसपास जाएगा। तो एक इंसान हर महीने 7 लाख बचा लेगा। नहीं बट उसको फिर कहीं और इन्वेस्ट आप ये मानिए कि जो 10 करोड़ में रहेगा वो इस तरह नीलमणि जी नहीं सोचता। नहीं, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है। वो आपको मैं आपको बताता हूं, मैं बिल्डर का नाम नहीं लेता, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ उस फ्लैट में। मैं खुद अभी हाल फिलहाल में मैंने विजिट किया, लोग 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं और उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग जो है वो 8 करोड़ के आसपास। हाँ। और लोग उसमें रेंट दे के रह रहे हैं। नहीं, रेंट पे रह रहे हैं और वो उतने ही पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट फिर मैं कह रहा हूँ हम उस सेगमेंट में नहीं पहुंच रहे तो 10 करोड़ की फ्लैट लेगा। आप ये मानिए 10 करोड़ का फ्लैट लेगा, भी आपने एक बात कही 8.5 लाख किस्त देगा, 8 लाख की किस्त वो देगा जिसकी 15 लाख इन हैंड आती हो सैलरी आराम से। बिल्कुल 15 लाख पे आप 30% टैक्स लगा लीजिए तो लगभग 22 लाख 22 × 12 कर लीजिए। हम बहुत बड़े किसी आदमी की बात कर रहे हैं। कौन ले रहा है? ये वो ले रहे हैं नीलमणि जी जो दिल्ली में रहते हैं। पैसा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ रियल एस्टेट में सही टाइम पे वो आ गए थे। उनका प्रॉपर्टी की कीमत 100, 200, 300 करोड़ की है, बट उन्हें सुविधा नहीं है। वो अच्छी गाड़ी नहीं खरीद सकते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते क्योंकि ये सब चीज़ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप होगा ये लैंड से चाहिए। भाई जहाँ खाली आज जेवर एयरपोर्ट दिल्ली में क्यों नहीं बनाया? लैंड नहीं अवेलेबल तो कहाँ बनेगा? तो जो भी दिल्ली में लोग हैं, बहुत लोग हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, वो अब कह रहे हैं कि यार मुझे इस तरह के फ्लैट चाहिए लग्जरी, तो वो ले रहे हैं। ये कोई आम आदमी नहीं ले रहा। और 10 करोड़ का फ्लैट बताने का पर्पज ये था कि हमें ये जानना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, नोएडा किस तरफ जा रहा है। पैसा है लोगों के पास, पैसा बहुत पैसा है, नहीं बहुत है, पैसा बहुत है। ठीक है। मेरा ये अगला सवाल यह था कि पैसा तो बहुत है, अब सवाल ये कि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो नोएडा जैसा जो हॉट केक है यहाँ पर, या क्या हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेजिडेंशियल लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए, लैंड लेनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड? ये धर्मेंद्र जी आपके कुछ फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। प्लॉट और फ्लैट पे कहूँगा, जैसे मैं जो बी टाउन से आता है, मन उसका हमेशा से ये करता है 20-25 साल के लड़के का या लड़की का कि अपना मकान लेके रहूँगा, अपना प्लॉट। लेकिन जैसे ही वो फैमिली हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि यार सिक्योरिटी और सुविधा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्लैट पे NCR में फ्लैट में जा रहा है। अब आपने पूछा कमर्शियल और रेजिडेंशियल, जिसके पास धर्मेंद्र जी, हालांकि आज की डेट में मैं बहुत कस्टमर से मिल रहा हूँ जिनके पास अपना घर नहीं है और वो अपना फ्यूचर मजबूत करने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना चाहते लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है जिसके पास घर नहीं है पहले उसे घर के लिए जाना चाहिए, और जब घर हो जाए, क्योंकि घर इज बेसिक नीड, उसके घर हो जाए तो फिर आप कमर्शियल में जाइए, पैरेलल एक इनकम की बात करिए। तो ये एक मुझे तरीका सही लगता है। आप दीपक जी मुझे नोएडा समझा सकते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को मैप के जरिए ये समझा सकते हैं, या तरीके से, आप जिस भी तरीके से, कि लोगों को कहाँ एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर वो हम समझ पाए कि कौन सा एरिया कौन सा है, कहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रही है, कहाँ रेसिडेंशियल ले लेना चाहिए, कहाँ अगर आपके पास बजट इतना है तो प्लॉट ले लो आप। मतलब जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? देखिए मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर हम नोएडा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध नगर के 3 अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। नोएडा में भी 2 लोकेशंस हैं, एक को हम सेंटर ऑफ नोएडा कहते हैं जो सेक्टर 74, 75, 76, 78, 79 और 115 से लेके 121 तक रहता है, 122 तक रहता है, और दूसरा आ जाता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा में अब लग्जरी सेगमेंट आ रहा है, अफोर्डेबल नोएडा में खत्म हो गया है। अगर आज कोई हमसे कहता है कि 1 करोड़ में मुझे नोएडा में कुछ दिलवा दो फ्लैट, तो पॉसिबल, या तो कोई बिल्डर के साथ कुछ इशू होगा तो सस्ती चीज मिल रही है, अदरवाइज वो वैल्यूएशन नोएडा में अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को
बीच में से जो चीज बाइसेक्ट करती है वो है हिंडन रिवर। हिंडन क्या रिवर आप इसको ड्रॉ करके कुछ बता सकते जी हैं? जी मैं कोशिश कर सकता हाँ हाँ, हूँ कोशिश कि कर लें, आपको- थोड़ा आइडिया हो जाएगा जी, कि जी। कहाँ पर नोएडा, सेंटर ऑफ नोएडा कहाँ है, ग्रेटर नोएडा कहाँ है, जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा पता चलेंगी नक्शे पर, क्योंकि लोग जो यहाँ रहता है उसको तो पता है। तो धर्मेंद्र जी, जैसे आपने बात की थी कि जोग्राफिकली कहाँ कहाँ चीज़ें हैं, एक्चुअली नीलमणि जी दिक्कत क्या है कि क्लाइंट्स को जो एडवर्टीजमेंट आता है वो तो पता होता है, हाँ। बट वो किस लोकेशन पे है, वहाँ कौन लेगा, हम्म, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, हम्म, क्या रेंटल आएगा, हम्म। कल को मैं बेचना चाहूँ तो बिक जाएगा, यही सब सवाल होते हैं। क्वेश्चंस हाँ। नीड टू बी आंसर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद अभी आपने सिद्धार्थ विहार बहुत सुना होगा, सिद्धार्थ विहार आ जाता है, गाजियाबाद का पार्ट है, वेव सिटी इज ऑल्सो देयर। तो मैं एक रफ मैप बना के बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करता हूँ। ये आप ये मानिए कि ये आपका NH24 हो गया। NH24 से पहले हम हापुड़, लखनऊ, मुरादाबाद जाया करते थे। अब यमुना बन गया तो लोग अब लखनऊ के लिए रूट नहीं लेते। यहाँ से एक रोड और आ रही है, ये जो परी चौक जा रही है, PC मतलब परी चौक। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये हम मानते हैं ये अक्षरधाम है, दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में। ये हमारा हो गया DND फ्लाईओवर, और ये हो गया हमारा कालिंदी कुंज। तो दिल्ली से किसी को भी आना है, हमारी यमुना पार करके यही 3 एंट्री है। और इधर क्या है, नोएडा का बेस्ट पार्ट क्या है, ये इधर हो गई हमारी हिंडन रिवर, ये हो गई रिवर हिंडन, और ये हो गई रिवर यमुना। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं आंसर करता हूं, व्हाई नोएडा? नोएडा इज लिमिटेड, नोएडा ट्रायंगुलर शेप में है, ये बढ़ नहीं सकती, मतलब डेल्टा में है बेसिकली, ये आपका बढ़ नहीं सकता, दोनों तरफ। हालांकि मतलब वो V शेप में जो आ गया अंदर में, ये ट्रायंगुलर शेप में है, क्योंकि इधर ये पूरा नोएडा है, इधर गाजियाबाद है, हाँ। ये पूरा नोएडा। अच्छा, वो बीच का सेंटर जो खाली है वो नोएडा है। ये पूरा नोएडा, ठीक है। दोनों नदियों के बीच में ऊपर डेल्टा पॉइंट, ठीक है, ये पूरा आप वहाँ नोएडा लिख दीजिए, नोएडा है। ठीक है। अब नोएडा में क्या है, नोएडा में कुछ रोड्स हैं जो मेन्स हैं, जो नर्व ऑफ नोएडा कहते हैं। जैसे कालिंदी से हम सीधे जाएंगे तो हम हिंडन क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे ही गाजियाबाद से हम आते हैं सीधे सीधे, ये रोड यहाँ पहुंच जाती है। ये आपका सेक्टर 62 पड़ता है, ये 63 पड़ता है। अब है क्या कि सेक्टर 62-63 में धर्मेंद्र जी लगभग 6 किलोमीटर ऐसे और 7 किलोमीटर ऐसे, दैट मींस 42 स्क्वायर किलोमीटर में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आर देयर, पूरा भरा हुआ है। ठीक है। हाँ। जो लोग यहाँ काम करते हैं वो रेंटल के लिए तो गाजियाबाद में जाते हैं, क्योंकि रेंटल गाजियाबाद इंद्रपुरम में सस्ता माना जाता है इन कंपैरिजन टू आपका नोएडा। बट इसके बराबर में जो हमारा लैंड पैच है, जिसे हम सेंटर ऑफ नोएडा भी कहते हैं, जिसमें 74, 75, 76, 77 ये सब सारे सेक्टर्स आते हैं। ये 79 हो गया, ये 74 हो गया, ये 118 हो गया, और ये 121 हो गया। तो ये 74 से 79 और 115 से 121 हैं। तो जो यहाँ काम करते हैं वो अमूमन यहीं अपना घर लेना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ नोएडा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं अफोर्डेबिलिटी फैक्टर से, या आप ये मान लीजिए कि 1 करोड़ में 2 बेडरूम मिल रहा है, बट मेरे पेरेंट्स साथ रह रहे हैं, या मेरा भाई रह रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट है 3 बेडरूम की, तो इसलिए मैं हिंडन क्रॉस करके ये ग्रेटर नोएडा आ जाता है। तो मैं ग्रेटर नोएडा जाता हूँ। कंस्ट्रक्शन रिमेन सेम, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सेम रहती है, सब कुछ। जो लैंड का फर्क है, लैंड कॉस्ट का फर्क है, जो ऑलमोस्ट आधी आती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा बजट कम हो जाता है। दूरी क्या हो जाती होगी? दूरी तो कुछ भी नहीं, बस हिंडन क्रॉस करिए आप। अच्छा, ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी। ठीक है। मतलब मैं तो ये कहूंगा मुश्किल से 5 मिनट। तो ये ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की बात आप कर रहे हैं? इसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं। ठीक है। बिल्डर्स या हमारी लॉबी जनरली से नोएडा एक्सटेंशन कहती है, नोएडा के बाद नोएडा एक्सटेंशन, बट टेक्निकली इट इज ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है। राइट। अब अभी अचानक से एक चेंज आया है कि नोएडा एक्सटेंशन को या ग्रेटर नोएडा वेस्ट को हम अफोर्डेबल मानते थे। यहां 2 सेक्टर्स मार्क करिए, सेक्टर 10 और सेक्टर 12 लग्जरी में आ रहे। अच्छा। क्योंकि इन लोगों को भी लग्जरी चाहिए। दैट मीन्स उनका जो स्टार्टिंग प्राइस है 12-13 हजार रुपए स्क्वायर फीट से आ रहा है।
तो 12,000 रुपये और नोएडा एक्सटेंशन हैंड बाय हैंड नहीं चलता था, बट यहाँ के लोगों को भी लग्जरी चाहिए तो उन्हें सेक्टर 10-12 में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ भी आपके अच्छे अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं, गोदरेज आ गया है, एस आ गया है, एल्डेको आ गया है, VVIP आ गया है, ATS इज ऑलरेडी देयर, तो वो है। अच्छा, अब क्या है कि परी चौक, अब हम आ जाते हैं एक्सप्रेसवे पे। ये क्या है कि कालिंदी से हम आए, ये किसकी प्रेफरेंस है? ये पूरे दिल्ली वालों की प्रेफरेंस है। सेंटर ऑफ नोएडा में कौन रहते थे? जो 62-63 वाले, या जो नोएडा से इंदिरापुरम, गाजियाबाद, मेरठ कनेक्टिविटी हब चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्या है सैटरडे संडे घर चले जाएंगे, तो वो लोग प्रेफर करते थे। बट दिल्ली का जो मैक्सिमम क्राउड है ड्यू टू कनेक्टिविटी, क्योंकि ये डिस्टेंस जरूर लग रहा है, बट 5-10 मिनट में हम तीन रास्तों से 15 मिनट में दिल्ली एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये महामाया फ्लाईओवर से परी चौक, ये 23 किलोमीटर का पैच है, जो 25 मिनट में तय हो जाता है। 25 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा, क्योंकि दिल्ली वाले नीलमणि जी, मैं कोई बायस नहीं हूं, बट दिल्ली में लोगों पे थोड़ा पैसा है, दिल्ली दिल वालों की है, और वो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो सेक्टर्स हैं, जैसे ये सेक्टर 94 हो गया, ये सेक्टर 124 हो गया, ये 96, 97, 98 हो गया, ये यहाँ सेक्टर आपका 100 हो गया, ये सेक्टर 107 हो गया, ये एक बहुत हमारे बड़े डेवलपर हैं JP, ये टाउनशिप ले गए थे 1162 एकड़ में। फिर ये लास्ट में हमारा यहाँ 150 सेक्टर है, यहाँ हमारा 146 है, ये हमारा 137 है। तो ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं एक्सप्रेसवे पे। इसमें ऑन एंड ऑफ, जैसे 94 और 124 के बाद यहाँ सारा IT हब है, MIT यूनिवर्सिटीज, बीच में, हाँ, बीच में नहीं, सारा बीच में रेजिडेंशियल है, नहीं तो सारा IT और ऑफिस। ठीक है। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी पहले, इसी बीच में एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि Fortune 500 कंपनीज बैंगलोर में लगभग 400 के आसपास हैं। आउट ऑफ 500 Fortune 500 के उनके ऑफिस 400 हैं, क्योंकि वो IT के लिए नोन है। देन कम्स गुड़गांव में लगभग 300 के आसपास है। नोएडा में धर्मेंद्र जी कितनी होंगी? मुझे तो लगता है कि 5-10 हो तो बड़ी बात है। 22 से 24 Fortune 500 कंपनीज हैं सिर्फ। अच्छा, आ गई इतनी? स्कोप देखिए आप कितना है। गुड़गांव में 300 500 कंपनी Fortune 500 तब आई जब इंडिया का उतना नाम नहीं था, फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं थे। अभी हमने जापान को बाईपास कराया अभी पिछले 10 दिन में इकोनॉमी। तो और ना हम पॉलिटिकली उतने स्ट्रांग थे कि हमारी सेम सत्ता रहे 10-15 साल तक, इसी वजह से। बिल्कुल ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो आज अगर गुड़गांव में 300 हैं तो मेरा मानना यह है कि अगले 10 से 15 साल बाद या इस पीरियड में लगभग 350-400 कंपनीज Fortune 500 नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगी, और उनके ही एम्प्लॉयज के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज बन रही हैं। नोएडा वाला 10 करोड़ का फ्लैट नहीं खरीदता, ना तो उसे हमें उतना अभी मन नहीं है उतना खर्च करने का। ऐसा नहीं है नोएडा में लोगों को पैसा है, लेकिन वो 100 करोड़ 200 करोड़ ये हाईली पेड एम्प्लॉयज विल बाय दीज अपार्टमेंट्स। मतलब नोएडा के लिए फॉर्च्यून होगा ये भी, जो Fortune 500 नोएडा के लिए आप लिख लीजिए, जैसे शेख जायद रोड है वैसे ये रोड बननी है। शेख जायद रोड दुबई, ठीक है। यहाँ आपका TCS आ गया है, यहाँ आपका माइक्रोसॉफ्ट आ गया है, SL ऑलरेडी देयर है, रिलायंस है, और आगे परी चौक से 1 किलोमीटर पहले ये रोड ऐसे जा रही है, और ये हमारा आ गया एयरपोर्ट। आप ये मान लीजिए एयरपोर्ट के पास ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी पड़ती है। तो ये जो रोड है हमारी, ये वाली रोड सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, और नया ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया। अब एक और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि परी चौक से हम थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं और फिर ये रोड हमारी चली जाती है इधर से। ये जो हमारी कालिंदी से रोड गई नोएडा एक्सटेंशन, ये रोड भी ऐसे करके एयरपोर्ट तक पास हो गई है। हालांकि पूरी बनी नहीं है, प्रोसेस लगेगा, बट ये 130 मीटर की रोड कहते हैं। और ये हमारा सेक्टर 10 और सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन का है, जो इस टाइम सबसे हॉट है।
अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये पीछे से एयरपोर्ट तक कनेक्ट होगा? ये पूरी रोड कनेक्टेड होनी है इसमें। अरे वाह। और कंस्ट्रक्शन बड़े अच्छे स्पीड से चल रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। एक परी चौक के एरिया पास का एरिया होता है, इसे हम जनरली टेक्निकली ग्रेटर नोएडा ईस्ट कहते हैं। तो हमारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया, ग्रेटर नोएडा ईस्ट हो गया, यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई। ये तीनों अगर मैं महामाया और दिल्ली से कंपेयर करूं सेम डिस्टेंस में है, ऑलमोस्ट सेम रेट है। तो जो लोग इधर नोएडा में लेना चाहते थे वो इधर ले सकते हैं, लेकिन जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन और पैसे के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, उन्हें अगर डेवलपमेंट देखना है तो उन्हें यहाँ बुड़ाकी देखना पड़ेगा। अभी मैं बुड़ाकी की आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा। आप ये मानिए कि ये पीछे से रोड आती है हमारी, जो जीटी रोड कहते हैं हम, जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। हाँ। ये कलकत्ता जाती है, पठानकोट से कलकत्ता तक। जी। बुड़ाकी, अगर आप ये मान रहे हैं नीलमणि जी कि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो बुड़ाकी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब बार बार बुड़ाकी बोल क्यों रहे हैं? क्या अभी है? मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 6 से 7% होती है प्रोडक्ट की वैल्यू की। इंडिया में 12 से 14% है। डबल है। हाँ जी। या तो वो प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं अगर खराब होने लायक है, या उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे इंडिया में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, मालगाड़ी का रास्ता बना दिया। अच्छा। तो इन्होंने ऊपर से लुधियाना, ये मैं मार्क कर रहा हूं, और नीचे कलकत्ता, ये कलकत्ता, ये लुधियाना, इसे हम ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। और बुड़ाकी से ऐसे जाता है ये रास्ता और ये सीधे बॉम्बे जा रहा है। तो ये बाई ट्रेन, मतलब ट्रेन का ये रास्ता, मालगाड़ी का रास्ता है, अगर हम समझ सकें। कॉरिडोर है। हाँ, मालगाड़ी का रास्ता है। ये हम महामाया से आगे जब बढ़ते हैं तो एक ऊपर से आप क्रॉस होती है ऊपर हाँ, से। अब ये वही है क्या? ये वही है। अब आप ये समझिए कि बुड़ाकी एक ऐसी जगह है जहां इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। जंक्शन हो गया ठीक बड़ा। है। 52 लाइंस का स्टेशन यहां बन रहा है। 52 लाइंस का। आप इसे ड्राई पोर्ट भी मान सकते हैं। हाँ, ड्राई पोर्ट है। अप्रोक्सीमेटली स्टडीज कहती हैं कि 2 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। 2 लाख जॉब्स के मतलब 2 लाख घर और चाहिए होंगे। और यहाँ अभी क्या स्थिति है घरों की रेट की और घर रेट आप ये मानिए कि यहाँ एक डेवलपर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका रेंटल उतना है 2 बेडरूम का जितना नोएडा में है। नोएडा में 2 बेडरूम का घर जो आपको रेंट पे मिलता है 25,000 रुपए में मिलता है, जनरल 30,000 में। और यहाँ एक बिल्डर है, बिल्कुल ओके कंस्ट्रक्शन है, बट उसका रेंटल भी 25,000 रुपए है। और अगर खरीदने जाते हैं तो खरीदने जाते हैं रेट थोड़ा सा अच्छा है। क्या है? अगर एक आम आदमी अगर 7-8 हजार रुपए में आपको यहाँ रेडी टू मूव इन चीज मिल जाती है। मतलब आप, बट हाँ, यू विल हैव टू, व्हेन यू टॉक अबाउट रेडी टू मूव इन, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लोकेशन। आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ लेना चाहिए अभी? जी, मैं इस अभी बस एक डेवलपमेंट और है, मैं और वो बता देता हूँ जो बहुत मेजर डेवलपमेंट है। नोएडा अथॉरिटी इज द रिचेस्ट अथॉरिटी, नोएडा इज द ग्रीनेस्ट सिटी, बहुत पैसा है। बुड़ाकी के आगे ये हमारा आ गया DNGIR, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। जहां जहां ये ट्रेन जा रही है, ये 6 स्टेट्स में जा रही है, हर जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं होगा और यहीं लोग रहीं काम करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन इनसे होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बात होती है। आपको पता है अभी सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था हमारा, उसमें एक अमेरिका के रक्षा स्पेशलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया ने चाइना के प्रोडक्ट को फेल किया है। तो इंडिया का जो मेड इन इंडिया है, आप ये मानिए कि बुड़ाकी से स्टार्ट होके जवाहरलाल पोर्ट तक जाए, ये 7 जगह हैं जहां ये अभी बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट रीजन, जो IR है इन्वेस्टमेंट रीजन। ये दादरी नोएडा गाजियाबाद पहला है। धुलेरा आपने सुना होगा बहुत, धुलेरा इज ऑल्सो ऑन दिस लाइन। तो 7 ये हैं। तो DNGIR को हम क्या कहते हैं? हम न्यू नोएडा भी कहते हैं। अच्छा, इसे हम न्यू नोएडा भी कहते हैं। तो जो नोएडा में कमी रह गई वो यहाँ पूरी हो रही है। 4 नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में नोएडा डेवलप हो रहा है। ऐसे कर रहे हैं कि अगर एक जगह स्कूल है,
रेजिडेंशियल है तो स्कूल मॉल सब है, ऐसा नहीं है कि सब लोग डीएलएफ की तरफ भागेंगे। तो ये और वेल प्लान हो रहा है। तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे ये जो लोकेशन है, ऊपर फिर बोड़ाकी हो गया और फिर सेक्टर 10-12 में यूपीएसआईडीसी आता है, अगर मैं ये सब देखता हूं ये एरिया, तो अप्रोक्सीमेटली धर्मेंद्र जी 50,000 नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर कमिंग। नॉन पॉल्यूटिंग है। इनमें जो जॉब करेंगे वो है 36 लाख लोग, जो 36 लाख की बात तो इस लोकेशन पे नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे से इस तरफ या इस तरफ, इस रीजन में कहीं भी आप कुछ खरीद लें, तो मेरी समझ से, मेरी राय से और 20 साल के एक्सपीरियंस से आपका पैसा 5 साल में नहीं हो सकता है, 4 साल में, 3.5 साल में भी दुगना हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। आपने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया ये कि मुझे लगता है कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, उनको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है और उनका। अच्छा, एक बार मुझे बजट भी बता दीजिए, मतलब किस बजट में अगर कोई कहाँ जा सकता है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा अफोर्डेबल लाना था, तो यहाँ ना FAR होती है, फ्लोर टू एरिया रेशियो, जो टेक्निकली ये है कि आप कितना बना सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा अथॉरिटी ने परमिशन 1 एकड़ में 180 फ्लैट बनाने की दे दी। ठीक है। तो नोएडा एक्सटेंशन थोड़ा सा क्राउडेड लगता है, अब आप जाएंगे तो बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आपको कोई दुकान खोलनी है तो आपको ग्राहक चाहिए, तो फुटफॉल चाहिए, डेंसिटी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर दुकान खोलनी है तो नोएडा एक्सटेंशन बहुत अच्छी लोकेशन है। ठीक है। अगर आप कहते हैं मुझे प्लॉटेड डेवलपमेंट चाहिए, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉटेड डेवलपमेंट ले लीजिए, बिल्डर का ले लीजिए, अथॉरिटी का लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि नोएडा में आज प्लॉट का रेट, जो अच्छे प्लॉट है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का भी है गज। यहाँ भी 2-3 लाख तक पहुंच गया सेक्टर 2 में। ठीक है। यहाँ आज भी हमें 1 लाख में मिल रहा है। डेवलपमेंट सारा यहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी जो अच्छा प्लॉट कोई ले लेगा, तो अगले 5-7 साल में 5 लाख रुपए का यहाँ भी रेट होना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं नीलमणि जी? वाराणसी से। आप प्रयागराज। आप एक बार स्टडी करिएगा कि वाराणसी में भी एक एरिया होगा जहाँ हुज एंड हुज, जो रईसों के रईस रहना चाहते हैं, भले ही वो एमिनिटीज की वजह से हो, भले ही वो उस एरिया के उससे हो, या आप भी देखिएगा उसका रेट अच्छा होता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे भी ऐसे स्पॉट्स हैं जहां हुज एंड हुज रहना चाहेंगे, तो अगर हम उस सोसाइटी में कोई इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न हमें दे जाएगा। 1 लाख तक गज। और ये बोड़ाकी में जहाँ है, बोड़ाकी में ये सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। यहाँ कोई अभी हमारे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, वो जनरली इंडस्ट्रिस्ट और विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, वो रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई कहता है कि नहीं यार पैसा कोई लिमिट, पैसे में दिक्कत नहीं है बट मुझे बसे बसाए में चाहिए, तो आप नोएडा से 94 से लेके परी चौक तक आप कहीं भी ले लीजिए। फ्लैट कल्चर एक्सेप्टेबल है, मार्केट्स आर देयर, मॉल्स आर देयर, स्कूल्स आर देयर, तो यहाँ आप आज रह सकते हैं। तो जो लग्जरी में लेना चाहते हैं वो 94 से परी चौक के बीच में ले, मतलब 5 करोड़ से 10 करोड़। हाँ, आप ये मानिए कि 2-2.5 करोड़ में आज की डेट में नीलमणि जी कुछ नहीं आता यहाँ पे, इस एरिया में कुछ नहीं आता। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया आपकी वजह से। थैंक यू। आपने दीपक जी बताया कि एक्सप्रेसवे पर परी चौक तक आप ले सकते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं, जो अभी लग्जरी चाहिए और रेडी टू मूव इन। आप ही मैंने लग्जरी को कैसे डिफाइन करते हैं? आप लग्जरी को डिफाइन करते हैं सबसे पहले खालीपन ना हो, बसा बसाया हो, ग्रीनरी हो, एक क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो, मुझे मार्केट भी मिल जाए, मुझे मॉल भी मिल जाए, मुझे अच्छे स्कूल, सारी एमिनिटीज हैं, तो लग्जरी है। मतलब अब मेरा सवाल इस पे आता है कि एक ये तो फ्लैट हो गए बड़े 2.5-3 करोड़ के, 5 करोड़ 10 करोड़ के। आजकल एक बहुत बड़ी टर्म प्रचलित है स्टूडियो अपार्टमेंट्स। वो बहुत फेमस हैं नोएडा में। ठीक है, कई वजहों से फेमस हैं, लेकिन वो क्या होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स और उनमें इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ये अगर जानना चाहें। एक्चुअली धर्मेंद्र जी, हो क्या रहा है कि लोगों ने ये तो देख लिया कि कमर्शियल में मेरा रिटर्न ज्यादा आता है, लेकिन इस लालच में ना बहुत लोग फंस गए हैं कि बस मुझे कमर्शियल का जहां धप्पा लगा है मैं वो ले लूंगा। देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट कमर्शियल का डेफिनेशन क्या है? जो भैया मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ फाइनेंशियल यूज से, मैं उससे पैसा चाहिए। देखिए, आज आपने घर लिया,
आप मान लीजिए अभी नीलमणि जी ने बताया वाराणसी में रहते हैं, इन्होंने वहाँ जाके अपने लिए घर बना लिया, तो वो ना आपकी इमोशनल वैल्यू है, उससे कोई वो नहीं है। बट कमर्शियल का मतलब फाइनेंशियल वैल्यू, कि मुझे बढ़ना भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, राइट। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, 1 करोड़ का अगर फ्लैट है तो उसका 25,000 रुपये रेंट आ रहा है, और 1 करोड़ की अगर दुकान है तो उसका 45,000 रुपये किराया आ रहा है, तो दैट मीन रिटर्न दुगना हो रहा है। तो लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि कमर्शियल है ये। अब कमर्शियल में मेरे पास मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, स्टूडियोज पे मैं बाद में आऊँगा, पहले ये बताता हूँ, ये उससे ही लिंक्ड है। कमर्शियल में सबसे पहले आपको मॉल ऑफर मिलते हैं कि आप मॉल में एक स्पेस खरीद लो, दुकान खरीद लो। दूसरा ऑप्शन है कि आपको उसी मॉल में फूड कोर्ट खरीद लो, मॉल में मत खरीदो, कहीं ओपन में फूड कोर्ट खरीद लो। फिर ऑप्शन आता है कि आप ऑफिस स्पेस खरीद लो, कि भाई इतने लोग आएंगे इन्हें सर्विस देने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो अपने स्कूल के करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप ऐड कर ली है। तो इन्हीं गवर्नमेंट का सोचना भी है कि यार हमें जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले चाहिए। तो ऑफिस स्पेस बड़ा है। उसके बाद 2nd 3rd फ्लोर की शॉप है, वो ले लो। फिर ग्राउंड फ्लोर की शॉप है। अब जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, ये हैं तो कमर्शियल, बट कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं मैं जो भी बोलूँगा बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे। दुकानें हैं, चलती हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है, नहीं चलती तो ब्लॉक हो जाती है। ऑफिस स्पेस है, आज भी काफ़ी जगह ऑफिस स्पेसेस खाली हैं। खाने का फूड कोर्ट का एक ऐसा है कि धर्मेंद्र जी आप अपने परिवार को लेके जाइए, तो अच्छा लगा तो 1-2 बार और जाएंगे, फिर कहेंगे कहीं और चलते हैं, बच्चे कहेंगे पापा कहीं और चलते हैं, बुरा लगा तो दोबारा नहीं जाएंगे। डिपेंडेंसी बहुत है, मॉल में आपकी डिपेंडेंसी है, भाई मॉल की पार्किंग होनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे नोएडा में मॉल थे जिसमें मैं खाना खाने जाना चाहता हूँ, बट वहाँ पार्किंग की समस्या की वजह से मैं नहीं जाता कि यार कौन पार्क करेगा, 15 मिनट लग जाती है, लिफ्ट का। तो आपका खाने पीने का काम डिपेंडेंट है, पार्किंग कैसे होगी, लिफ्ट चलेगी नहीं चलेगी, सिक्योरिटी कैसी है, फिर मेरे बराबर वाला स्टॉल नहीं चल रहा तो क्लीनिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि कॉमन एरिया वो बीच में होता है। तो इस सब में एक कॉन्सेप्ट आती है स्टूडियो। स्टूडियो 2009 से नोएडा में शुरू हुआ, और वो भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली वाले आते थे तो बड़ा अपार्टमेंट खरीदते थे, तो छोटा अपार्टमेंट लॉन्च करने के लिए उनके पास ऑप्शन होता था। तो पहले रेजिडेंशियल स्टूडियो आए, लेकिन अभी रिसेंटली जब से एयरपोर्ट आया है तो कमर्शियल स्टूडियोज आर देयर इन द मार्केट, जिन्हें हम ऑफिस सूट्स भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब है क्या धर्मेंद्र जी, एक्चुअली मेरी जो भी वो है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, तो तभी थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी आ पाता है। आईजीआई एयरपोर्ट 5200 एकड़ का, 5200 एकड़ का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7200 एकड़ का है। 2000 ज्यादा। हाँ, 2000 एकड़ ज्यादा। 2000 एकड़ ज्यादा। आईजीआई में आज का डेली फुटफॉल है 1,86,000 पैसेंजर डेली। वो तो हमारे नोएडा में भी होगा, बिल्कुल होगा। अब नहीं होगा, 5 साल बाद होगा। होगा। उन 1,86,000 पैसेंजर में कौन बाहर से आता है, कौन नहीं आता, मुझे नहीं पता, बट एरो सिटी इज देयर इन गुड़गांव। महिपालपुर में 100 होटल्स हैं, एंड गुड़गांव में होटल्स हैं। बिल्कुल। नोएडा में 5 होटल के अलावा 6ठा होटल नहीं है। एयरपोर्ट बड़ा आ रहा है। आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ मैं। एक एक्सपो सेंटर है हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा है। 365 में से लगभग वो 200 दिन बुक्ड है इस साल। जिस दिन बुक्ड है उस दिन आप होटल के टैरिफ देखिएगा। जो होटल नॉर्मली 6-7-8 हज़ार रुपए का रूम ऑफर कर रहा होता है, ऑन दैट वेरी डे आपको 20,000, 22,000, 24,000 रुपए का मिलेगा। 4 गुना हो जाता है। तो ऐसे में नीड आई कि यार कमर्शियल स्टूडियो क्यों नहीं। कमर्शियल स्टूडियो मतलब कमर्शियल लैंड पे हो, जिसकी आप डेली बिलिंग कर सकते हो, जिसमें बड़ी बड़ी होटल चेन्स आ रही है। अभी मैं बताता हूँ कि नोएडा के एक स्टूडियो से टाई अप हुआ है, हयात हाउस। हयात का एक हाउस करके इनका अलग है, जो इस वर्ल्ड में स्टूडियो से टाई अप करता है। अच्छा। वो कहता है कि होटल में तो लोग 1-2 रात के लिए आते हैं, स्टूडियोज के लिए थोड़ा सा लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं। तो उन्होंने नोएडा के बहुत बड़े डेवलपर से उनकी 127 स्टूडियोज ले लिए हैं। तो लगभग रेंटल बहुत अच्छा आता है।
मतलब मेरे जो कमर्शियल स्टूडियोज जो हमने रिसेंटली सेल किए हैं 50, 55, 60 लाख के हमने सेल किए थे, आज रेडी टू मूव इन है, 1 करोड़ की उनकी रीसेल वैल्यू है, एंड रेंटल कहीं भी 60-65 हज़ार रुपये यू आर गेटिंग। मिल जाता दैट मीन्स 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 25,000 रुपये का रेंट रेजिडेंशियल फ्लैट में, है। 1 करोड़ के दुकान पे 45,000 रुपये का रेंट, और 1 करोड़ के स्टूडियो पे 60 से 65,000 रुपये का रेंट। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ स्टूडियो मुझे नहीं लगता 30,000 स्टूडियो भी होंगे वर्सेस 4 लाख फ्लैट्स अवेलेबल इन नोएडा एनसीआर, मतलब गौतम बुद्ध नगर। तो सप्लाई लिमिटेड है, ऑक्यूपेंसी 100% है, रेंटल परसेंटेज इज 7 to 8%, कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा। अब एयरपोर्ट आने से क्या हो रहा है, जितने भी होटल्स हैं, ये डायरेक्टली नहीं, इनके होटल्स के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो कोई कहीं आ रहा है, लेमन ट्री इज ऑलरेडी फंक्शनल देयर, जिंजर इज देयर, ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो स्टूडियो में इस तरह के ब्रांड आ रहे हैं और वो आपको एक फेयर रेंटल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे भी जाना चाहते हैं, एयरबीएनबी पे दे सकते हैं। आज ये एक हमारा मतलब फायदे का सौदा है। फायदे का सौदा। एक हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, जो एयरपोर्ट जाएगा वो लाल किला जरूर देखेगा, जो फॉरनर आएगा वो आगरा भी जाएगा, रुकेगा कहाँ, कहीं यहीं रुकेगा। और फॉरनर के लिए $10-20 में फ़र्क नहीं पड़ता, $50 में फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सेफ्टी चाहिए। तो स्टूडियो, क्वालिटी लाइफ, उन्हें नीचे शॉपिंग मिल जाती है, स्विमिंग पूल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कमर्शियल है। तो स्टूडियो मुझे लगता है कि, और आप बोल भी रहे हैं, इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन करंट टाइम। अब फिर से एक डार्क साइड पे आते हैं। आप 5 करोड़ 10 करोड़ लग्जरी की बात कर रहे हैं। मैं कई लोगों से मिलता हूँ जब, तो वो लोग कहते हैं कि नोएडा में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो एक बुलबुला है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में कभी भी फूट जाए। मीन्स वो रेट डाउन हो जाए या गिर जाए या कुछ डिप्रिसिएट हो जाए। जी, आपको क्या लगता है? ये मैं आपका पहले ही आंसर कर चुका हूँ। ये जितने भी लोग हैं सारे नोएडा के लोग हैं, जो नोएडा को जिन्होंने पुराने से देखा है, उन्हें लगता ही नहीं है कि इतना रेट हो सकता था। अच्छा, आप ये समझिए नीलमणि जी कि F1 ट्रैक, आप दोनों नोएडा में कितने टाइम से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। F1 ट्रैक देखा है आपने? आज देखा तक है। अंदर गए? मैंने नहीं देखा, अंदर नहीं, मैं एक बार अंदर भी गया हूँ। फोटो खिंचवाया है? हाँ, खिंचवाया है। आज जो भी बाहर से बंदा आता है, आज भी उसके लिए चाम है कि दीपक जी वो F1 ट्रैक कहाँ है, वो हमें देखना है, क्योंकि F1 ट्रैक पूरे इंडिया में एक ही हो सकता है, हर कंट्री में एक ही ट्रैक हो सकता है, वो हमारा वहाँ है। तो होता क्या है, जब आप लोकल होते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को बबल कह देते हो, इग्नोर कर देते हो। आज मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो पिछले 2.5 साल से प्रॉपर्टी देख रहे हैं और वो यही कह रहे हैं बबल। बबल नहीं है भाई, दिस इज करेक्शन। मतलब ये बबल नहीं और फूटेगा नहीं। आप ये समझिए कि 2013 में जिसने वो लिया था प्रॉपर्टी, जो आप अभी डार्क साइड की बात कर चुके हो, आप उसका बैंक इंटरेस्ट देख लीजिए, आज तक वो नहीं निकला है। अब एयरपोर्ट की वजह से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, और जो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हो उसने कंस्ट्रक्शन करके हैंड ओवर दिया है, और इधर से गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे से कस्टमर्स आ रहे हैं। आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो बबल वाली बात है नीलमणि जी। बॉम्बे में या तो आउटस्कर्ट्स में लैंड अवेलेबल है बिल्डर के लिए, अंधेरी जैसे एरिया में रीडेवलपमेंट में, स्लम रीडेवलपमेंट उनका वो चलता है। इंडिया का टॉप डेवलपर अंधेरी में फ्लैट ला रहा है। क्या रेट ला रहा है? वो ला रहे हैं 50,000 रुपए स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया। ठीक है। इसमें 3 एरिया होता है, कारपेट एरिया होता है, बिल्डअप एरिया होता है, एक सुपर एरिया होता है। नोएडा में जनरली जो हम जनरली बात करते हैं, सुपर एरिया पे बात करते हैं। तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कंपैरिजन करूं, तो आप ये मानो कि सबसे बड़ा बिल्डर एनसीआर का या इंडिया का 30 से 35,000 रुपए स्क्वायर फीट पे अंधेरी में फ्लैट ला रहा है। भाई इस रेट पे तो नोएडा आ जाएगा अगले 6-7 महीने में। तो आप कहां किसकी बात कर रहे हो? आप मैंने आपको बताया फॉर्च्यून 500 कंपनीज अभी सिर्फ 20, 22, 24 आई हुई हैं, और 300, 350 आनी है। सही बात है, अगर इतने आ गई तब ठीक तो है, पता नहीं यहाँ तो क्या आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो जो नोएडा के लोग हैं जिन्होंने सेंटीमेंट्स खराब हुए और बिल्डर्स के हुए, और जो अथॉरिटी, उसमें अथॉरिटी भी है, अथॉरिटी ने भी लैंड कुछ बिल्डर्स को दे दी जो एक्वायर भी नहीं हुई थी। बिल्डर का भाई आपने एक्वायर तो करके नहीं दिया, आप मेरे से पैसा क्यों चार्ज करो? उसी में ही लिटिगेशन में लटका रहा मामला। अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है।
तो वो था, वो इसलिए था क्योंकि नोएडा में बाहर के लोग नहीं आ रहे थे, इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी, नोएडा के लोग खरीद रहे थे। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो कहते हैं डार्क साइड से, आप उनसे सिर्फ ये बात करिएगा धर्मेंद्र जी कि आपने 3,000 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदा, 9% के रेट पे खरीदा, आप 3,000 पे 9%, फिर 9 पे 109%, मतलब आप कैलकुलेशन करिएगा क्यूमुलेटिव, जिस रेट पे प्रॉपर्टी 2020 तक थी तो किसी ने पैसा थोड़ा ना कमाया था। तो अभी तो आपने सिर्फ, आपके माध्यम से बता दूं, करेक्शन देखा है, एप्रिसिएशन तो आपने देखा ही नहीं है। अभी तो करेक्शन है, एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है। जिस विला की मैं बात कर रहा हूं 5 करोड़ की, 4 करोड़ का जो विला था, जो वो 2012 में भी 4 करोड़ का था, तो 2004 में भी 4 करोड़ का था ही नहीं। इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर, दिल्ली वाले वर नॉट कमिंग। अब वो ऐसी लोकेशन पे आ गया, एक साइड बड़ाकी आ गया, एक साइड न्यू नोएडा आ गया, एक साइड एयरपोर्ट आ गया, गोल्फ कोर्स सेंट्रिक प्रॉपर्टी है, लोगों बेचने वाला एक है, खरीदने वाले 100 है। अच्छा, अभी आपने बताया ये जो चीजें चल रही थी, मैंने एक और चीज ट्रेंड देखी कि जो रेडी टू मूव मकान है वो सस्ते मिल रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन महंगे मिल रहे हैं, जबकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिसने रिस्क लिया पहले किया उसको सस्ता मिलता। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा इसलिए हो रहा है धर्मेंद्र जी, आज मैं आपसे कहता हूं कि आज 2 करोड़ का मकान है और आप ये मानिए मकान बनने में 5 साल लगे, और नोएडा में अगर पास्ट में जाए 7-8 साल लगे। लिटिगेशन वगैरह केस कोर्ट रहा, एनजीटी रहा, अथॉरिटी रहा, बिल्डर की फाइनेंशियल थोड़ा सा प्लानिंग ठीक नहीं रही। तो 8 साल पहले उसने बनाना शुरू किया था, 10 साल पहले उसने पास करवाया होगा। आज आप मकान बनाते हैं तो एक ब्लूप्रिंट पास करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? तो जो कॉन्सेप्ट है रेडी टू मूव इन की, वो 10 साल पुरानी है। अच्छा, आज क्लब 15,000 स्क्वायर फीट का है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। आज लाख स्क्वायर फीट के क्लब की बात चल रही है। जो 10 करोड़ के फ्लैट है उसमें मैं कहता हूँ मुझे बॉलिंग एरिया मिलेगा। मेरे यहाँ आप दोनों आइए, अगर मैं कभी उस लेवल पे रहा और मैंने वो फ्लैट ले पाया तो मैं पूछूंगा नीलमणि जी आज कौन सी पिक्चर देखना चाहेंगे, तो मैं क्लब में फोन करके कह दूंगा भाई ये पिक्चर हम देखेंगे और आप हमारे लिए डाइनिंग, फाइन डाइनिंग यूज करिए। इंडिया की सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछें जहां आप चाहते हो रहना, इसमें नीलमणि जी चाहने की चीज़ अलग होती है, क्योंकि उसमें ना सेंटिमेंट्स आ जाते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी मम्मी के रिलेटिव्स कहाँ हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इमोशनल हैं। ठीक है क्या, जो हरियाणा का आदमी है, जो हरियाणा में है, वो गुड़गांव और फरीदाबाद में रहता है। यूपी वालों के लिए गुड़गांव में जाते थे, अब उनका पैरेलल एक नोएडा और यमुना एक्सप्रेस और ग्रेटर नोएडा मिल गया है। तो यूपी वाले जनरली फरीदाबाद गुड़गांव जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके इस साइड कनेक्ट है, हरियाणा वाले इधर नहीं आना चाहते। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। IT वाले पहले आपके बेंगलोर में जाते थे। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ हाथों हाथ, आज आप बरेली किस लिए फेमस है? बरेली तो मैं तो झुमका उमका नहीं, सुरमा के लिए होता है। कानपुर में इंडस्ट्रीज थी, अलीगढ़ ताले के लिए था, मुरादाबाद इंडस्ट्री मुरादाबाद पीतल। सिर्फ एक चीज ने उस शहर को उठा के आगे ले गई। नोएडा में नॉलेज पार्क्स हैं, 3 लाख बच्चा पढ़ने आता है सालाना। IT हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर यहाँ बनाया जा रहा है, फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब फेवरेट आपका यही है। बुलेट ट्रेन यहाँ से वाराणसी तक जो दूसरी पास्ट है वो यमुना एक्सप्रेस और नोएडा से होकर निकलेगी। तो ऐसे 10 फैक्टर, एक फैक्टर की वजह से शहर डेवलप हो जाता है, वो इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। नोएडा में तो ऐसे 10 चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पे चले गए, कब आप मेरठ वाली रोड आप पहुंच गए। फ्रैक्शन ऑफ मिनटों में आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। मतलब आपकी फेवरेट जगह यही है? मेरी नहीं, ये इन्वेस्टर्स की फेवरेट है और ये नंबर्स बताते हैं। आप पेपर पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, रोज नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नहीं हो तो आप नाम बदल लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो ये सही बात है, इन्वेस्टर्स के पसंद है नोएडा पहला, और यहाँ यूपी ही नहीं पूरे देश के इन्वेस्टर्स का। मैं अभी प्रयागराज गया था कुछ दिन पहले, तो मेरे एक रिलेटिव से बात हुई, मेरा कजिन है, जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स निकले हुए हैं कम रेजिडेंशियल, प्रयागराज में बैठे हुए आदमी ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और ये प्रयागराज नहीं, ये गोरखपुर वाले भी कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, पटना वाला भी चाहता है कि बॉम्बे बेंगलोर वाले कर, बॉम्बे बेंगलोर वाले। मतलब पूरे उन्होंने बताया कि जब 1186 प्लॉट के लिए निकला और जब 2.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दिया, तो ऑब्वियस है कि नहीं, ये मेरे सामने केस आया कि मतलब जो प्रयागराज में रह रहा है, जॉब वहां कर रहा है, मकान है, वेल सेटल्ड है वहां पर आदमी, ऐसा है, लेकिन वो यहाँ लेना चाहता है प्लॉट। आज जो भी
इंडिया में आप समझिए पॉपुलेशन है, इंडिया इकोनॉमी बूम कर रही है या आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चे के पैदा होते ही हम लोग बच्चा करे ना करे ये चाहते हैं इसे ये करवाएंगे ये सेटल करें, राइट और रॉन्ग। तो सबके दिमाग में ये है कि आपके बच्चे को पढ़ लिख के दिल्ली गुड़गांव चला जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में जॉब्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? रेंट। किसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट और कनेक्टिविटी। अब तक गुड़गांव में थी, अब नोएडा आ रही है। तो जिसका बच्चा भी थोड़ा सा भी उन्हें लगता है कि भाई अपना तो बिजनेस है नहीं, इसे जॉब करनी, तो वो लोग आई कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को। गुड़गांव में 200-300 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने टाइमली ऑफिस स्पेस ले लिया, जैसे डीएलएफ ने पूरा साम्राज्य बना लिया, ठीक है। अब सेम अपॉर्चुनिटी नोएडा में आई है, तो वो 200-300 कंपनी तो लेना चाहती हैं, लेकिन हाथों हाथ वो 10,000 कंपनीज भी लेना चाहती है जिन्होंने गुड़गांव मिस कर दिया था। अब इस पॉडकास्ट को हम लोग आखिरी पड़ाव पे लेके जाते हैं। आप बेसिकली दर्शक इतने देर से ये सोच रहे होंगे कि आप क्या करते हैं एग्जैक्टली। अगर दर्शक आपसे संपर्क करे तो किस लिए करे और आप एग्जैक्टली करते हमारा नीलमणि जी तो जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है जी। आप ये मानिए कि वी वर्क एज अ कंसल्टेंट। हमारा हमेशा जो थॉट प्रोसेस है, मतलब ये बोलने का नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे मेरा बिजनेस क्या है, आप आए, धर्मेंद्र जी आए, मैंने अगर आपको सारी नॉलेज देने के बाद एक प्रॉपर्टी बेची, अगर वो प्रॉपर्टी फ्रूटफुल हुई, जो आपके पैरामीटर से उस पर फिट हुई, तो क्या आप मुझे रेफरेंस नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। अगर मैंने आपको राइट प्रॉपर्टी राइट प्राइस पे दिलवा दी एज पर योर नीड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। कोई NS24 प्रेस्टीज की बात कर रहा है, कोई वेव की बात कर रहा है जो गाजियाबाद के प्रोडक्ट है, कोई नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहा है, और कोई यमुना की बात कर रहा है, कोई परी चौक के आसपास की बात कर रहा है। प्रेस्टीज जो सिद्धार्थ विहार में है और जो यमुना एक्सप्रेस सेक्टर 22D जो सबसे अच्छा सेक्टर बन के आ रहा है, 56 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है। तो किस आदमी को, कस्टमर को कैसे पता चलेगा यार तेरे लिए कहाँ क्या सही ऑप्शन है? तो पहली चीज तो कस्टमर को फायदा ये मिलेगा कि जो वो सर्च 3-4 महीने में करेंगे वो मैं उनकी 2 घंटे में करवा दूंगा। ठीक है। दूसरी सर्च ये करेगा कि कोशिश हम ये करते हैं कस्टमर को बेस्ट रेट मिले। ठीक है। फिर हमारा लोन वाले अवेलेबल हैं, हमारे बैक ऑफिस हैं, हमारे पास रीसेल टीम है। क्लाइंट को किसी भी टाइम अगर बेचना चाहें तो हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। लोन, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग फ्री कब हो गए? सैटरडे संडे। बिल्डर सबसे ज्यादा बिजी सैटरडे संडे रहता है, संडे छुट्टी रहती है। वीक डेज में बैंक कहेगा आप आ जाओ लोन लेना, आप कहोगे यार मैं तो बिजी हूँ, तो हमारी टीम इज देयर टू असिस्ट यू, टू सपोर्ट यू। तो आपको सबसे पहले कंसल्टेशन मिली जो आपको प्रॉपर्टी लेने में, फाइनलाइज करने में फायदा हुआ। दूसरा, हमारे ये 2 टीमें बैक ऑफिस आपके पास आएंगे, आपको रसीद देंगे, सब कुछ आपको सुविधा देंगे। इसी बीच में आप कहोगे यार चाय पिलाते हुए कि दीपक भाई मेरे एक दोस्त को और प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमारा बिजनेस बढ़ा। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जब आप करोगे, इतनी मदद या हेल्प जो भी कहो, तो वो तो आप फ्री में तो करोगे नहीं। इस चीज के लिए जनरली हमें बिल्डर से ब्रोकरेज मिलती है जो हर डील पे मिलती है। अच्छा। कस्टमर का क्या फायदा है? क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ सेल ज्यादा करते हैं, तो हमारी जो ब्रोकरेज है, जो इंसेंटिव्स है वो थोड़े ज्यादा आते हैं, तो हम कस्टमर को पास ऑन भी करते हैं, डिस्काउंट्स भी कस्टमर को ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, उसमें भी कस्टमर को फायदा। आप ये मानिए कि धर्मेंद्र जी और मैं हैं, मैं महीने में विद द हेल्प ऑफ माय टीम सपोर्ट 400 प्रॉपर्टी सेल करता हूँ। धर्मेंद्र जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में 2 करते हैं, तो इन्हें जो बिल्डर देगा और जो मुझे देगा उसमें बहुत फर्क होगा। अच्छा। तो आपको मेरे से सलाह भी अच्छी मिलेगी, सपोर्ट भी अच्छी मिलेगी, और आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। और अगर डायरेक्ट बिल्डर के पास जाते हैं तो वो शायद हो सकता है कि कस्टमर को नुकसान उसमें नहीं, महंगा नहीं होता, उसमें भी नहीं होता। उसमें धर्मेंद्र जी ये होता है कस्टमर ले ही नहीं पाता क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई ये 1-2 रुपए की चीज नहीं है, हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 हार्ड एंड मनी पिछले 10 साल 5 साल 8 साल की हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि यहाँ क्यों लूं। सिर्फ बिल्डर वाले क्या बता सकते हैं, बिल्डर लॉबी, कि मेरा ये प्राइस है और मैं ये लगा के दे रहा हूँ। बराबर वाला क्या दे रहा है, किस प्राइस पे दे रहा है, वो नहीं बता पाएंगे, और पूरा एनालिसिस भी नहीं बताएगा, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। उस एनालिसिस के बेस पे आप घर पे जाके अपनी वाइफ से बात करते हो, आप मम्मी से बात करते हो, आप अपने फादर से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो। जब तक आप अपने इन लोगों को जवाब नहीं दे सकते
तब तक आप अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। मतलब दर्शकों के पास अगर पैसा है तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास लेके आए बिल्कुल। मैं और आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह मैं पे अपने लिए नहीं कहूँगा नीलमणि जी, मैं ये कहूँगा किसी भी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म में करें और आप अपना पैरामीटर बताइए। बजट एक पैरामीटर नहीं होता, पैरामीटर बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप ये मानिए कि वी आर लाइक ए रेस्टोरेंट। आप आए, आपने कहा कि यार दीपक मुझे थोड़ा सा बीपी का इशू है, नमक कम डाल दीजिएगा। धर्मेंद्र जी आए, इन्होंने कुछ और चीज बताई, तो आपके पैरामीटर के हिसाब से हम आपको प्रोडक्ट बता सकते हैं। दैट्स गुड। ये एग्जांपल बहुत अच्छा था। बहुत एज ए रेस्टोरेंट है कि ठीक है, आपको रेस्टोरेंट जैसा है, खाना सब चाहिए कुछ है। आप मेरे पास सुबह आए, आपने कहा डोसा दे दो, आपने मेरे से कहा पोहा दे दो, अवेलेबल है। आपने कहा चाइनीज दे दो, साउथ, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट आपकी पैरामीटर, नीड और जेब के हिसाब से वी कैन असिस्ट यू। दीपक जी ने जैसा कि बताया कि वो लोग एक प्रॉपर्टी का पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपकी मदद करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई सजेशन चाहते हैं, सलाह चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है दीपक जी का, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जो क्वेरीज हैं आप उसके बारे में आप समझ सकते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या है। इसमें धर्मेंद्र जी मैं और एडिट करूँगा, कोई लीगैलिटी किसी के लिए पता करना हो, कोई कहीं परेशान हो कि भाई, जनरली कल मैंने देखा एंडोर्समेंट और एक मेरा कस्टमर था परेशान था, बैंक में लोन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और वो ऐसा नहीं है मुझे कोई चार्ज नहीं करना, ये क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ इसलिए आई कैन डू। मतलब किसी तरीके की हेल्प भी अगर आपको जरूरत है, उसमें ये ना माने कि मैं फ्रेश सेल ही करना चाहता हूँ या रीसेल ही करना चाहता हूँ। आप लोग कुछ भी अगर चाहते हैं भाई, क्योंकि होता क्या है, पैसा ज्यादा है इन्वॉल्व है, तो हम लोग थोड़ा पैनिक करते हैं। पैनिक ना करें, चीजें संभाल के रखें, और कोई दिक्कत है तो मेरे से बात करें। मतलब आपकी अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई फंसी हुई है, कहीं कोई इशू आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, आपको एक जेन्युइन सलाह दी जाएगी जिससे शायद आप उससे बाहर निकल सकें। तो बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका आपने टाइम दिया और जो क्वेरीज थी उसको सॉल्व किया। बहुत कुछ जानकारी बहुत जानकारियां मिली हमको प्रॉपर्टी को लेकर के, और ये भी पता चला कि नोएडा इज द नेक्स्ट दुबई, ऐसा फील हो रहा है मुझे। नहीं, आप ये मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, और जो कंपनीज हैं, आप ये मानिए कि नेक्स्ट दुबई और गुड़गांव को जिस तरह लोग रेट करते थे, जो गुड़गांव में कमी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन गुड़गांव, आप उसका रिपीटिशन और इन अ वेरी बेटर वर्जन आप देखेंगे नोएडा। और आंख बंद करके इन्वेस्ट करिए, किसी से भी करिए, कुछ भी लीजिए, अथॉरिटी से लीजिए, बिल्डर से ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू।